अधीर अपने रूम में आता है, ना चाहते हुए भी उसे अपने बेड पर ही सोना पड़ता है। कुछ देर बाद सुबह के 6 बज रहे थे, तभी अधीर की आंख खुलती है किसी आवाज से। वो मस्त से चैन की नींद सो रहा था, तभी उसके कानों में कुछ आवाज आती है जिसे उसकी नींद खुलती है। अधीर के कान भी अच्छे हैं, छोटी से छोटी चीज को अच्छे से सुन सकता था, जिस वजह से उसकी नींद खुल जाती है। अधीर अपनी आंखों में नींद लिए बेड पे उठ के बैठ जाता है और आवाज को सुनने की कोशिश करता है जो बाहर से आ रही थी। अच्छे से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर हाँ, हल्का हल्का जरूर कुछ सुनाई दे रहा था, जिसे सुनते हुए अधीर बेड से उठ के बाहर की तरफ जाने लगता है। अधीर जैसे जी डोर ओपन करता है, उसे की आवाज आने लगते, जिसे सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये आवाज गोलियों की थी और आदमियों की चिल्लाने की थी, जिसे सुनकर अधीर की नींद एकदम ही चली जाती है। वो शौक हो के यहाँ वहाँ देखने लगता है, आवाज को अच्छे से सुनने लगता है और उसे सुनते हुए नीचे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि आवाज बाहर से आ रही थी। अधीर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है कि तभी वही के वही रुक जाता है, क्योंकि सामने से एक आदमी अंदर आता है जो खून से भरा हुआ था, जो अधीर का बॉडीगार्ड था। उसे देख अधीर के कदम वही रुक जाते हैं, उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो उस बॉडीगार्ड को देखता है जो लड़खड़ाते हुए अंदर आ रहा था। वो अधीर को देख कुछ बोलने होता है कि तभी एक गोली उसके माथे के बीचों बीच से निकल जाती है। अधीर जल्दी से हल्का सा साइड हो जाता है, क्योंकि वो गोली उस बॉडीगार्ड के माथे से निकलकर सीधा अधीर के पास से निकल गई थी। अधीर उसके सामने ही खड़ा था, पर वो जल्दी से खुद को बचा लेता है, वरन वो गोली उसको भी लगती। अधीर सीधा खड़े होता है और सामने देखता है, वो बॉडीगार्ड अधीर को देखते हुए ही नीचे गिर जाता है। तो अधीर के सामने एक आदमी की आकृति थी जो उसके पास ही आ रहा था, अपने हाथ में गन लिए। अधीर की आंखें छोटी छोटी होती जा रही थी। सामने से आते इंसान को देखकर उसके वो लंबे बाल जो हवा में उड़ रहे थे, उसने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे, चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा उसके झलक रहा था जो अधीर देख रहा था। वो आदमी देसे देसे अधीर के पास आ रहा था। अधीर तो शौक होता जा रहा था, जैसे ही उसका पूरा चेहरा अधीर देखता है तो उसके मुंह से निकल जाता है, खलनायक। हाँ, ये कोई और नहीं, त्रियांश ही था। अधीर को अभी तक खलनायक का असली नाम नहीं पता था। उस दिन त्रियांश को उसने मीटिंग में उसका चेहरा देखा था, इसलिए आज वो उसे सिर्फ खलनायक के नाम से जानता था। अधीर की बहू चढ़ गई कि कोई भी ऐसे कैसे उसके बंगले में घुस सकता है, और तो और ऐसे क्योंकि अधीर बाहर का नज़ारा देख पा रहा था। बाहर उसके बॉडीगार्ड मरे पड़े थे, जिसे त्रियांश और वीर ने मार गिराया था। जो तबाही अधीर ने ओबरॉय मेंशन में मचाई थी, वही तबाही त्रियांश ने अधीर के घर पर मचा दी थी, क्योंकि अधीर के आधे से ज्यादा बॉडीगार्ड को बाहर ही मार डाला था। अब बस कुछ गिने चुने ही बॉडीगार्ड बचे थे जिन्हें वीर संभाल रहा था। अधीर त्रियांश को अंदर आता देखकर गुस्से से नीचे उतरते हुए अपने दांत पिसते हुए बोलता है, इस गुस्ताखी की वजह जान सकता हूँ मैं खलनायक, क्योंकि मुझसे पंगा लेना बहुत भारी पड़ सकता है तुम्हें। त्रियांश जो अपने मुंह में सिगार को लिए उसके कस भरते हुए अंदर आ रहा था, और उसका दुआ भी वह बीच बीच में छोड़ रहा था बिना सिगार को बाहर निकाले। अधीर की बात सुनकर त्रियांश उस सिगार को अपने मुंह से नीचे गिरा देता है और उस पे अपने पैर को रखकर उसे मसलते हुए पागलों जैसे हंसता है। अधीर उसकी ये हरकत देख और गुस्से से भर जाता है। वो नीचे आता है और अपने आंखों को एक तरफ करता है और कुछ इशारा करता है। जिस जगह अधीर देख रहा था वहां एक बॉडीगार्ड खड़ा था। वो अधीर का इशारा देखकर वो बॉडीगार्ड अपनी गन निकालता है और त्रियांश पर पॉइंट करता है। वो ट्रिगर दबाता उसे पहले ही उसके माथे के बीच से एक गोली निकाल जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। अधीर ये देखकर जल्दी से अपनी नजरें त्रियांश के सामने करता है, जो सिगार को अपने पैरों तले मसलते हुए नीचे देख रहा था, और उसकी एक हाथ उसी बॉडीगार्ड के सामने था। त्रियांश ने बिना देखे उस बॉडीगार्ड को जान से मार दिया था, जिसे देखकर अधीर के होश उड़ गए थे, क्योंकि ये सब कुछ जी पलों में हुआ था। जैसे ही अधीर ने उस बॉडीगार्ड को देखा, उसे इशारा किया था, उस बॉडीगार्ड ने जल्दी से अपनी गन निकाली थी कि तभी एक गोली उसके माथे के बीच से निकल जाती है, इसलिए अधीर शौक था इतना फास्ट मूव देखकर। अधीर त्रियांश को देख रहा था। त्रियांश अपने एक्सप्रेशन ले चेहरे के साथ आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैंने तुझसे पंगा नहीं लिया है, तूने मुझसे पंगा लिया है, और अब तूने जंग छेड़ ही दी है, तो भला मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। अधीर त्रियांश की बात सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, उसे कुछ समझ नहीं आता है। वो त्रियांश को देखते हुए बोलता है, मैं कब तेरे रास्ते में आया हूँ। त्रियांश उसकी बात सुनकर उसे गुस्से से देखते हुए एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारता है, जिसके लिए अधीर तैयार नहीं था। वो एक ही पंच में जमीन पर गिर जाता है। अधीर का खून खौल जाता है। वो उसे अच्छे से बात कर रहा है और ये है कि उसे मारने पर उतारू हो गया है। अधीर गुस्से से त्रियांश को देखता है और जल्दी से खड़ा हो जाता है और एक पंच बनाकर त्रियांश पर वार करता है, पर त्रियांश उसका हाथ वही पकड़ लेता है और एक लात जोर की उसके पेट में मारता है, जिसे अधीर के मुंह से खून निकल जाता है।
त्रियांश अधीर को पकड़ के और मारने लगता है। अधीर को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और त्रियांश उसे मारने का मौका ही नहीं दे रहा था। लगातार त्रियांश उस पे वार करता जा रहा था। अधीर अब जमीन पर गिर जाता है। वो त्रियांश को देखता जो काफी खतरनाक तरीके से उसे ही देख रहा था। त्रियांश के हाथ में गन थी पर वो अधीर को मार नहीं रहा था, जिसे अधीर भी समझ जाता है कुछ तो बड़ी बात है। तभी वीर भी अंदर आता है और आके त्रियांश के सामने जाके खड़ा हो जाता है और अधीर को देखता है। तभी वीर उसे देखते हुए बोलता है, त्रियांश अभी तक ये जिंदा है, मुझे लगा अब तक इसे जान से मार दिया होगा तूने। त्रियांश नाम सुनते ही अधीर की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो अपने चेहरे पर ढेर सारे सवाल लिए त्रियांश को देखता है। त्रियांश उसे देखते हुए वीर से बोलता है, नहीं, इसे इतनी आसान मौत थोड़ी ना दूंगा मैं। त्रियांश अपना एक पैर अधीर के गले पर रखते हुए उसे जोर से प्रेस करते हुए बोलता है, इसने जो कल मेरे घर में तबाही मचाई थी उसका हिसाब भी इसे देना है। इसे तिल तिल करके मारूंगा, दुश्मनी जो इतनी गहरी है। अधीर त्रियांश का पैर हटाने की कोशिश कर रहा था पर हटा नहीं पा रहा था। त्रियांश अपने पैरों का दबाव उसके गले पर बढ़ते जा रहा था। अधीर उसे छुटने की कोशिश कर रहा था। अधीर अपनी पूरी ताकत लगाकर त्रियांश का पैर अपने गले से उठाकर झटक देता है और खांसते हुए खड़ा होता है और अपने दांत पिसते हुए बोलता है, त्रियांश ओबरोय तू फिर आ गया मुझसे हारने के लिए। इतना बोल के एक पंच हो त्रियांश के मुंह पर मारता है, जिसे त्रियांश का मुंह एक साइड हो जाता है। त्रियांश ईवल स्माइल करते हुए उसे देखता है और बोलता है, ये वो त्रियांश नहीं है जिसे तू मार या हरा सकता है। इतना बोलकर त्रियांश उसका गाल पकड़ के उसे उठा लेता है, जिसे अधीर झटपटाने लगता है। त्रियांश के हाथ से छूटने की कोशिश करता है क्योंकि उसका दम घुट रहा था। वो त्रियांश को देखता है जिसकी आंखें आग उगल रही थी। उसका चेहरा इतना खतरनाक था कि वो साक्षात यमराज दिख रहा था। उसे देखकर एक पल के लिए अधीर डर जाता है। अधीर की सांस उखड़ने लगी थी तभी त्रियांश उसे छोड़ देता है, जिसे अधीर धड़ाम से नीचे गिरता है और गहरी गहरी सांस लेने लगता है। तभी त्रियांश उसे देखते हुए अपनी कर्कश आवाज में बोलता है, कहाँ है मेरी लिटिल कीटन। अधीर जो अपनी सांसों को कंट्रोल कर रहा था, त्रियांश के मुंह से लिटिल कीटन सुनकर उसे अजीब नजरों से देखता है। तो त्रियांश उसे देख ईवल स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ मेरी लिटिल कीटन जिसके पीछे तू पड़ा है, पर अफसोस अब वो तुझे कभी नहीं मिलेगी। इतना बोलकर वो वीर को देखता है और अपनी कर्कश आवाज में बोलता है, इसकी अच्छी सी खातिरदारी कर, तब तक मैं मेरी लिटिल कीटन को लेके आता हूँ। इतना बोलकर आगे चला जाता है पर फिर रुककर वीर को देखकर बोलता है, बस खातिरदारी करना है, जान से नहीं मारना, क्योंकि ये त्रियांश का खिलौना है। त्रियांश को अब इसके साथ कुछ टाइम खेलना है। इतना बोल के त्रियांश ऊपर की तरफ निकल जाता है और आगे बढ़ते हुए जानबूझकर जोर जोर से बोलता है ताकि अधीर को सुलग जाए, लिटिल कीटन कहाँ हो तुम, देखो मैं आ गया। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अधीर को काफी गुस्सा आ रहा था। वो अपनी सुलगती हुई आंखों से त्रियांश को देख रहा था जो ऊपर की तरफ जा रहा था। वीर उसे देख अपने आप से बोलता है, साले ने इतनी मार खाई है फिर भी देखा कर नहीं गई है इसकी। इतना बोलकर एक लात अधीर के ऊपर मारता है और बोलता है, मेरी बहन को लेके आएगा। इतना बोल के मारते हुए रुक जाता है और कुछ सोचते हुए बोलता है, क्या हुआ अगर सगी बहन नहीं है तो बहन बहन होती है। इतना बोलकर फिर से अपनी लातों की बारिश अधीर पर चालू कर देता है। वीर अधीर को बहुत मार रहा था। वीर को तो बस मौका चाहिए होता है किसी को भी मारने का। फिर वीर अपना हाथ पैर अच्छे से साफ कर लेता है सामने वाले पर। वीर भी काफी खतरनाक है, बिल्कुल त्रियांश की तरह हार्टलेस। अभी भी वो वही कर रहा था, अधीर को मार रहा था, उस पे अपने लात घुसे बरसा रहा था और अधीर उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। वही त्रियांश पीहू को आवाज लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। वो बार बार लिटिल कीटन बोल रहा था। त्रियांश अब हर कमरे का गेट खोल खोल कर अंदर देख रहा था। वही त्रियांश एक कमरे के सामने जाता है और उसे खोलता है और खोलते हुए ही बोलता है, लिटिल कीटन। पीहू जो बेड पर मस्त से सो रही थी, लिटिल कीटन सुनते ही उसकी आंखें खुल जाती है। वो अपनी छोटी प्यारी मासूम आंखों को खोलकर उठकर बैठ जाती है बेड पर और अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने छोटे छोटे आंखों को मलने लगती है। वही त्रियांश ने जब डोर ओपन किया था तब उसे पीहू बेड पर दिखी थी। उसे देखकर त्रियांश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है को उसे एकटक देखने लगता है। वही पीहू बच्चों के दे से अपनी आंखों को मलने के बाद उसे खोलकर देखती है। नई जगह देखकर पीहू एक पल के लिए डर जाती है पर उसकी नजर त्रियांश पर जाती है। वो त्रियांश को देखकर उसकी आंखों में चमक आती है जो त्रियांश देख लेता है। पीहू अपनी नाजुक क्यूट सी आवाज में बोली, राक्षस अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो और ये किसका घर है, आप मुझे फिर से
कहाँ लेके आए हो? मुझे मम्मा के पास ही रहना है, मैं अब आपके साथ कहीं नहीं आऊंगी। पहले भी आप मुझे अपने साथ ले गए और मैं मेरी मम्मा से इतना बोलकर पीहू अपने नन्हे नन्हे हाथों को देखते हुए दूसरे हाथ से एक हाथ की उंगली को गिनते हुए आगे बोलती है, पहले भी मैं मेरी मम्मी से 4 दिन नहीं मिली थी, अब मैं आपके साथ कहीं नहीं आऊंगी, चलो मुझे मम्मी के पास लेके चलो। इतना बोलकर पीहू अपने हॉट शेप लिप्स का क्यूट सा पाउट बना लेती है और अपने दोनों हाथों को ऊपर करके त्रियांश को देखती ही दे से बोल रही हो, मुझे उठाओ। त्रियांश कब से उसे ही देख रहा था, वो तो उसकी बातें सुन ही नहीं रहा था, उसकी नज़र तो बस पीहू के खूबसूरत चेहरे पर थी जो सो के उठने की वजह से और खिला खिला लग रहा था। पीहू के ऐसे हाथ करने से त्रियांश अपने होश में आता है और पीहू की हरकत देखता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आती है। वो अपनी गन को जो उसने पहले ही अपने पीछे छुपा रखी थी उसे जल्दी से अपने पीछे कमर में डाल देता है और आगे बढ़ता है। पीहू अपनी प्यारी टिमटिमाती आंखों से त्रियांश को देख रही थी। त्रियांश उसके पास आता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। एक हटके में पीहू जल्दी से त्रियांश दोनों कॉलर को कस के पकड़ लेती है गिरने के डर से। त्रियांश उसे लेके रूम से बाहर आता है। पीहू तो अपनी प्यारी छोटी छोटी आंखों को बार बार यहाँ वहाँ कर रही थी, वो पूरे घर को देख रही थी। उसे ये घर नया लगा तो वो जल्दी से अपनी छोटी आंखों से त्रियांश को देखती है और अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, राक्षस अंकल ये किसका घर है और आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? पीहू को तो कुछ भी पता नहीं था कि उसे त्रियांश नहीं बल्कि अधीर लेके आया है। त्रियांश पीहू की बात सुनकर कुछ बोलता नहीं है, बस आगे बढ़ रहा था। त्रियांश जब सीढ़ियों पर आता है तब वो नीचे का नज़ारा देखता है और अपनी नज़र को बाहर भाई घुमाता है। बाहर भी कुछ ऐसा ही नज़ारा था, अधीर के बॉडीगार्ड हर जगह मरे पड़े हैं जिसे त्रियांश और वीर ने मिलकर मारा है। त्रियांश पीहू को देख बोलता है, लिटिल कीटन अगर अपनी मम्मी के पास जाना चाहती हो तो तुम सिर्फ मुझे ही देखोगी, मेरे चेहरे से नज़र नहीं हटाओगी। अगर तुमने यहाँ वहाँ देखा तो मैं फिर से तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, फिर तुम अपनी मम्मी से नहीं मिल पाओगी। पीहू जल्दी से अपना सिरनामे हिला देती है और बोलती है, नहीं नहीं राक्षस अंकल मैं आपको ही देखूंगी पर मुझे मम्मा के पास जाना है। पीहू को पीहू की मम्मा के पास लेके चलो ना राक्षस अंकल। इतना बोलकर पीहू अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके त्रियांश को देखने लगती है और अपनी प्यारी क्यूट आवाज में बोलती है, देखो राक्षस अंकल पीहू आपको ही देख रही है। त्रियांश की चेहरे पर पीहू की हरकतें देखकर स्माइल आती है, वो स्माइल करते हुए नीचे आता है। वीर त्रियांश के गोद में पीहू को देखकर जल्दी से रुक जाता है, जो अधीर को अपने लातों से मार रहा था वो जल्दी से अधीर से दूर हो जाता है और ऐसे एक साइड जाके खड़ा होता है कि कितना मासूम बच्चा है। वो पीहू को अपनी असलियत नहीं दिखाना चाहता था क्योंकि पीहू उसे अच्छा भाई जो समझ रही है, उसे पीहू की नज़रों में अच्छा बनकर रहना चाहता है, नहीं अच्छा भाई बनकर रहना चाहता है। त्रियांश नीचे आता है तो वीर जल्दी से त्रियांश के पास आता है और पीहू को देख बोलता है, बच्चा तुम ठीक हो? पीहू जल्दी से अपनी आंखों को त्रियांश से फेर लेती है और वीर को देखती है और चाहते हुए बोलती है, भाई आप पीहू को लेने आए हो? इतना बोलकर पीहू त्रियांश के कॉलर से अपना हाथ हटा देती है और वीर के सामने करती है और बोलती है, भाई पीहू को लो। वीर पीहू की बात सुनकर जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ा देता है तो त्रियांश उसे घूर घूर कर देखने लगता है, जिसे देख वीर जल्दी से अपना हाथ पीछे लेता है। पीहू का मुंह बन जाता है। त्रियांश पीहू को देख अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, लिटिल कीटन मैंने क्या कहा था, मुझे देखो, मेरे चेहरे से तुम्हारी नज़र नहीं हटनी चाहिए। फिर कि तुमने वीर को देखा, लगता है तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास नहीं जाना है। पीहू जल्दी से अपना चेहरे त्रियांश की तरफ कर देती है और त्रियांश को अपनी पप्पी आईज से देखते हुए अपनी क्यूट सी आवाज में बोलती है, राक्षस अंकल पीहू तो आपको ही देख रही है, देखो। इतना बोल के पीहू अपने चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत बटोर लेती है और त्रियांश को अपनी पप्पी आईज से देखते हुए बार बार अपनी आंखों की पुतलियों को झपकाती है। पीहू इतनी क्यूट और मासूम है कि कोई पत्थर भी उसकी क्यूटनेस देखकर पिघल जाए। फिर तो ये त्रियांश है जो पहले ही पीहू की क्यूटनेस पर मार मिटा है। पीहू का जादू त्रियांश पर चल गया। बेचारा त्रियांश पीहू की नौटंकी देखकर ना चाहते हुए भी हल्का सा स्माइल करता। पीहू अपना क्यूट सा मुंह बनाकर त्रियांश को देख रही थी, तभी पीछे से अधीर लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है। वो त्रियांश को देखता है जो पीहू को अपनी गोद में लेके खड़ा था और पीहू उसे ही देख रही थी। ये देखकर अधीर की तन बदन में आग लगती है। वो खड़ा होता है और पीहू के पास जाने लगता है, तभी पीहू की नज़र अधीर पर जाती है। वो अपनी प्यारी मासूम आवाज में त्रियांश को देखकर बोलती है, राक्षस अंकल देखो, उन अंकल को कितनी चोट लगी है, मुझे नीचे उतारो, उनको दवाई लगती हूँ।
त्रियांश पीहू की बात सुनकर पीछे पलटकर देखता है तो उसे अधीर दिखता है, जिसके चेहरे पर कुछ हल्के घाव के निशान थे जो त्रियांश के मारने की वजह से ही हुए थे। उसे अपने पास आता देखकर त्रियांश पीहू को देख बोलता है, तुम्हें मैंने क्या कहा था कि सिर्फ मुझे ही देखो, फिर यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो। त्रियांश की आवाज काफी खतरनाक थी, जिसे सुनकर पीहू डर जाती है। वो जल्दी से अपनी नजरें अधीर से फेर लेती है, पर तब तक अधीर नीचे गिर जाता है, जिसे देख पीहू से रहा नहीं जाता है और वो बोलती है, राक्षस अंकल वो तो गिर गए, देखो उन्हें। त्रियांश उसे देख ईवल स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ देखा मैंने कितना गिरा हुआ इंसान है। पीहू को उसकी बात समझ में नहीं आई, पर अधीर को उसकी बात जरूर समझ में आ गई थी। त्रियांश पीहू को बाहर की तरफ ले जाने लगा, जिसे देख पीहू अपने छोटे छोटे पैरों को जोर जोर से हिलाते हुए बोलती है, राक्षस अंकल देखो उन्हें चोट लगी है, उन्हें दवाई तो लगाने दो, आप मुझे नीचे उतारो राक्षस अंकल। पीहू जल्दी से जाके उन्हें दवाई लगा के आ जाएगी। त्रियांश अधीर को एक नज़र देखता है और अपनी ऊंची आवाज में बोलता है, तुम उसे छुओ, इतनी उसकी औकात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है उसे दवाई लगाने के, उसके हाथ है वो खुद ही दवाई लगा लेगा। और हाँ तुम्हें आता है दवाई लगाना। पीहू तपाक से बोलती है, नहीं पीहू को नहीं आता है। त्रियांश उसे अजीब नज़रों से देखने हुए बोलता है, फिर कैसे लगाने वाली थी उसे दवाई। पीहू बड़े मासूमियत से बोलती है, आपसे पूछकर उन्हें दवाई लगा देती, नहीं तो आपको बोलती उन्हें दवाई लगाने के लिए। त्रियांश उसकी बात सुनकर उसे ही देखता रहता है, जिसे देख पीहू अपने ऊपर प्राउड करते हुए बोलती है, देखे पीहू कितनी होशियार है, पीहू द ग्रेट। त्रियांश उसे देख एक गहरी सांस भरता है और पीहू को कार में बैठा देता है। अब तक वो पीहू से इसीलिए बात कर रहा था और उसकी बातें सुन रहा था क्योंकि उसे पीहू का माइंड डाइवर्ट करना था, क्योंकि बाहर हर जगह अधीर के बॉडीगार्ड की लाश ही बीची हुई थी, जिसे पीहू देख लेती तो डर जाती, इसलिए त्रियांश पीहू की फालतू की बातें सुन रहा था। वीर भी आता है, का में बैठ जाता है। त्रियांश काका गेट बंद करता है और वीर को देखता है। वीर उसके आंखों का इशारा समझ जाता है और हाँ में सिर हिला देता है। पीहू त्रियांश को देखती है जो डोर बंद करके बाहर चला गया था। वो वीर को देख बोलती है, भाई राक्षस अंकल कहाँ चले गए। वीर उसकी बात सुनकर बोलता है, अभी आ जाएंगे, उसका कुछ रह गया है अंदर, इसलिए वो अंदर गया ही, टीम यही बैठी रहो। पीहू जोर जोर से अपना सिर हाँ में हिला देती है और वीर को देख फिर से बकबक करने लगती है। वो वीर से यहाँ वहाँ के बारे में कर रही थी, वही वीर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि पीहू क्या बोल रही है, पर फिर भी बेचारा पीहू की बातें सुनकर हाहू कर रहा था ताकि पीहू को बुरा ना लगे। त्रियांश डोर बंद करके अंदर आता है जहां अधीर था। अधीर को काफी चोट लगी हुई थी, फिर भी वो हिम्मत करके खड़ा होता है और सामने देखता है जहां से त्रियांश अंदर आ रहा था। उसे देखकर अधीर को काफी गुस्सा आने लगता है। वो त्रियांश को गुस्से से देखता है। त्रियांश बड़े एटीट्यूड से चलते हुए अधीर के पास आता है और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलता है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, कोई नहीं, तुझे मारने में मुझे बड़ा मजा आएगा, तुझे जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि तुझे पल पल मार सकूँ, तुझे तिल तिल कर मार सकूँ। इतना बोल के त्रियांश अधीर का कॉलर पकड़ के अपने चेहरे के सामने उसका चेहरा करता है और बहुत गुस्से से उसकी आंखों में देखकर बोलता है, तूने जो किया है ना उसका हिसाब भी होगा, तुझे बर्बाद करके रख दूंगा मैं। तभी अधीर त्रियांश की बात सुनकर पागलों जैसे हंसता है, जिसे देख त्रियांश उसे छोड़ देता है। अधीर एक कदम पीछे होता है और त्रियांश को देख बोलता है, तुझे जो करना है कर ले, मैं भी तो देखूं तुझमें कितना दम है जो लूसीफर से टकरा सके, और जो तूने आज किया है ना उसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। और रही बात पीहू की, तो उसे ये लूसीफर तुझसे छीन लेगा, वो मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। अधीर की ये बात सुनकर त्रियांश का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो उसे एक जोर की लात मारता है, जिसे अधीर नीचे गिर जाता है और त्रियांश उसके चेस्ट पर अपने पैर रखकर अपनी डरावनी आवाज में बोलता है, खलनायक से टकराया तो आजा टकरा, खलनायक से ना तेरा नमो निशान मीठा दिया तो मैं भी खलनायक नहीं, और रही बात मेरी लिटिल कीटन की तो भूल जा उसे। इतना बोल के त्रियांश अपनी उंगली उसके माथे पर रखकर आगे अपनी डरावनी आवाज में बोलता है, इस दिमाग से उसे निकाल दे कि तुझे अब वो कभी मिलेगी भी, अब वो तुझे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके ऊपर खलनायक की नज़र पड़ चुकी है और वो खलनायक हो पसंद आ चुकी है। जो चीज़ खलनायक की नज़रों में आती है और उसे वो चीज़ पसंद आ जाती है तो उसे कोई भी छीन नहीं सकता है खलनायक से। इतना बोलकर त्रियांश खड़ा होता है और जाने लगता है। तभी अधीर चिल्लाते हुए बोलता है, और जो चीज़ लूसीफर को पसंद आ जाए वो उसे किसी भी हालत में हासिल करके रहता है, फिर सामने कोई भी कीव ना हो उसे लूसीफर को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
त्रियांश जो जा रहा था उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर देखता है और उसे देखते हुए अजीब तरह से हंसता है, जैसे अधीर का मजाक उठा रहा हो उसकी कही हुई बातों पर। जिसे देख अधीर को भी काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी हंसी के पीछे का कारण अधीर समझ गया था। वो गुस्से से आग बबूला होते हुए बोलता है, देख लेना ये लूसीफर क्या क्या करता है। त्रियांश हंसते हुए आगे बढ़ जाता है और बोलता है, कर ले जो करना है, पर हर बार सामने खलनायक को खड़ा पाएगा। इतना बोल के त्रियांश वहां से निकल जाता है। वहीं अधीर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और बाहर जाते हुए त्रियांश को देखते हुए अपने मन में बोलता है, जो झाल मैंने तेरे बाप के लिए बिछा रखा है उसे अब कैसे बाहर निकलेगा। तेरा बाप बस कल तक इंतजार है, अब चाह कर भी तू अपने बाप की मदद नहीं कर सकता है। इतना बोल के उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आती है। त्रियांश घर से बाहर निकल जाता है और जाके काम में बैठ जाता है। उसका मूड काफी खराब था। तभी उसके कानों में पीहू की मीठी आवाज आती है, जो वीर से अभी भी कुछ न कुछ बातें कर रही थी। त्रियांश को देखकर पीहू चुप हो जाती है। त्रियांश उसे एक नजर देखता है तो पीहू डर के मारे काके डोर से जा लगती है, क्योंकि त्रियांश का चेहरा ही इतना खतरनाक दिख रहा था। वो काफी गुस्से में था। वीर पीहू की हरकत देखकर त्रियांश को देखता है। उसका इतना गुस्से से भरा चेहरा देखकर वीर बोलता है, क्या हुआ त्रियांश, सब ठीक है। त्रियांश पीहू को एक नज़र देखता है और फिर वीर को देख हाँ में सिर हिला देता है और अपनी आंखों को बंद करके अपना सिर सीट से टिका देता है और खुद को शांत करने लगता है। पर बार बार उसके कानों में यही गूंज रहा था, पीहू मेरी है और मेरी ही रहेगी, जिसे याद करके त्रियांश का गुस्सा और बढ़ जाता है। वीर का स्टॉट करता है वहां से निकल जाता है। पीहू त्रियांश को देखती है, जो चुपचाप अपनी आंखों को बंद करके बैठा था। पीहू अपनी प्यारी मासूम आंखों से उसे ही टुकुर टुकुर देख रही थी, क्योंकि हमेशा त्रियांश उसे अपनी गोद में लेके बैठ जाता था और अब तक उसने उसे अपनी गोद में नहीं किया था। यही बात पीहू सोचते हुए त्रियांश को टुकुर टुकुर देख रही थी। तभी पीहू जल्दी से जाके त्रियांश के गोद में बैठ जाती है। पीहू त्रियांश के गोद में बैठने के बाद त्रियांश के माथे को अपनी छोटी छोटी हाथों से टच करके देखती है। त्रियांश जो अपनी आंखों को बंद करके बैठा था उसकी आंखें खुल जाती है। पीहू के मुलायम मखमली हाथों का स्पर्श अपने माथे पर पाके त्रियांश अपनी आंखों को खोलकर अपना सिर थोड़ा सीट से उठाकर पीहू के प्यारे चेहरे को देखता है, जो उसे ही अपने मासूम आंखों से टिमटिमाते हुए देख रही थी। पीहू का प्यारा मासूम चेहरा देखकर त्रियांश का गुस्सा और थकान दोनों चली जाती है। कल रात से त्रियांश सोया नहीं था और यहाँ वहाँ सिर्फ भाग ही रहा था और अब सुबह ये सब पर पीहू का मासूम चेहरा देखकर त्रियांश को अच्छा लगने लगता है। पीहू त्रियांश के माथे को अपने उल्टे हाथ से चेक कर रही थी, जैसे कोई बुखार चेक करता है वैसे ही पीहू भी त्रियांश को चेक कर रही थी। ये देखकर त्रियांश बोलता है, लिटिल कीटन क्या कर रही हो। पीहू अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, राक्षस अंकल आप ठीक हो ना। त्रियांश उसकी बात सुनकर बोला, मुझे क्या होगा, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। तभी पीहू पटाख से बोलती है, मुझे लगा आपकी तबीयत खराब है, क्योंकि आज आपने पीहू को अपनी गोद में नहीं बैठाया, इसलिए पीहू को लगा आपकी तबीयत खराब है। त्रियांश उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और पीहू की कमर के पकड़ के अपने आप से चिपका लेता है और उसकी आंखों में देखकर बोला, अच्छा तुम्हें मेरी गोद में बैठना था। पीहू जल्दी से नाम में अपना सिर हिला देती है, जिसे देख त्रियांश आगे बोलता है, तो मेरी गोद में क्यों बैठी हो। ये सब बोलते हुए त्रियांश ने काका पार्टीशन ऑन कर दिया था। पीहू अपने मुलायम होठों का पाउडर बनाकर बोलती है, वो मैं तो देखना चाहती थी कि आपको क्या हुआ है, इसलिए पीहू आपके गोद में बैठ गए। तभी त्रियांश बोला, तो क्या हुआ है, मुझे देख लिया। तो पीहू अपनी आंखों में चमक लिया, बोली आप तो ठीक हो। पीहू की आंखों की चमक देखकर त्रियांश स्माइल करते हुए आगे बोलता है, तुम्हें कैसे बता मैं ठीक हूँ। तो पीहू अपनी सिर पर अपना छोटा सा हाथ रखकर त्रियांश को देखकर बोलती है, ओह राक्षस अंकल आपको इतना भी नहीं पता कि जब किसी का बुखार चेक करते हैं तो उसके माथे पर हाथ रख कर ही करते हैं। जैसे अभी मैंने चेक किया था, पीहू की मम्मी भी पीहू को ऐसे ही चेक करती है, इसीलिए पीहू ने भी आपको ऐसे ही चेक किया। त्रियांश पीहू की बात सुनकर उसके एक गाल पर अपना अंगूठा चलाते हुए बोलता है, पर तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है, हाँ जो तुम मेरा बुखार चेक कर रही हो। पीहू अपना छोटा से हाथ की उंगली अपने दूसरे गाल पर रख कर कुछ सोचते हुए बोलती है, पता नहीं राक्षस अंकल, बस पीहू को लगा तो किसी ने आपको चेक किया। त्रियांश को पता था कि पीहू का दिमाग इतना बड़ा नहीं हुआ है जो उसकी फीलिंग को समझ सके, पर फिर भी पता नहीं कि पर वो उसके मुंह से सुनना चाहता था कि उसे उसकी फिक्र है। पर मासूम सी पीहू को तो खुद ही नहीं पता था उसने ऐसा क्यों किया, तो वो त्रियांश के मन को कैसे शांत कर पाती।
तभी त्रियांश अपने चेहरे पर शातिर मुस्कान लिए बोला, नहीं लिटिल कीटन, मेरी तबीयत खराब है। देखिए, इतना बोलकर त्रियांश अपने चेहरे पर मासूमियत लता है जो उसे शू भी नहीं कर रही थी। कहा, खूंखार राक्षस के चेहरे पर मासूमियत कभी अच्छी लगती है जो मासूमियत लेके बैठा था। पर क्या करता, पीहू को ऐसे ही तो फंसाया जा सकता था जो वो अभी कर रहा था, और बेवकूफ पीहू उसके जाल में बस भी गई। पीहू उसे देखते हुए अपने आंखों में दुनिया जहान की मासूमियत लिए त्रियांश को देख बोलती है, क्या हुआ है आपको, चलो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। पीहू भी जब बीमार होती है ना तो पीहू की मम्मा उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है, जो पीहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर आप चलो, पीहू और पीहू का भाई आपको डॉक्टर के पास लेके चलेंगे, फिर राक्षस अंकल आप ठीक हो जाओगे। पीहू बीच पलट कर वीर को देखने लगती है, पर बीच में पार्टीशन था जिसे वो वीर को देख नहीं पा रही थी। वो अपनी मासूम आवाज में त्रियांश को देख बोली, राक्षस अंकल इसे हटाओ ना, मुझे भाई को बताना है कि राक्षस अंकल की तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास चले। त्रियांश उसकी मासूमियत देखकर हल्का मुस्कुरा देता है और बोलता है, अपने आप से कितना आसान है तुम्हें बेवकूफ़ बनाना लिटिल कीटन। इतना बोलकर त्रियांश बोला, नहीं लिटिल कीटन, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, तुम बस मुझे किस करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। पीहू अपनी मासूम आवाज में त्रियांश को देख बोली, नहीं राक्षस अंकल, डॉक्टर के पास जाने से ही तबीयत ठीक होती है, आपको नहीं पता ना। पर पीहू की मम्मा को सब पता है। पीहू की मम्मा बोलती है, जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी, तो आप डॉक्टर के पास चलो। त्रियांश का मुंह बन जाता है। वो पीहू से बोलता है, नहीं मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मेरी मेडिसिन तो तुम हो, तुम मुझे किस करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। पीहू अपनी नीली मासूम आंखों की पुतलियों को बार बार झपकाते हुए त्रियांश को देख अपनी क्यूट सी आवाज में बोलती है, क्या पीहू के किसी करने से आप ठीक हो जाओगे। त्रियांश जल्दी से हाँ में अपना सिर हिला देता है तो पीहू की आंखों में चमक आ जाती है और वो अपनी चमकती आंखों से त्रियांश को देख बोलती है, तो क्या पीहू डॉक्टर है, पीहू के किसी करने से सब ठीक हो जाएंगे। त्रियांश पीहू की लास्ट लाइन सुनकर जल्दी से बोलता है, नहीं पीहू, सिर्फ मुझे ही किस करेगे, पीहू सिर्फ मेरी डॉक्टर है जिसके किस करने से मैं ठीक हो जाऊंगा, और किसी की तुम डॉक्टर नहीं हो। पीहू का मुंह उतर जाता है। उसका उतरा हुआ मुंह देखकर त्रियांश अपनी एक्टिंग जारी करते हुए बोलता है, चलो जल्दी से मुझे किस करो ताकि मैं ठीक हो जाऊं। पीहू अपनी आंखों में चमक लिए त्रियांश को देख जल्दी से उसके गाल पर किस करती है। त्रियांश के गाल पर पीहू के मुलायम होठों को स्पर्श पाके त्रियांश के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। पीहू त्रियांश के गाल पर किस करके उसे अलग हो जाती है और अपनी मासूम आंखों से त्रियांश को देख बोलती है, राक्षस अंकल अब आप ठीक हो गए। त्रियांश उसकी बात सुनकर अपनी आंखों को खोलकर अपना दूसरा गाल पीहू के सामने करता है और बोलता है, नहीं अभी नहीं, इस गाल पर भी किस करो। पीहू जल्दी से त्रियांश के दूसरे गाल पर भी किस कर देती है और उसे अलग होती है, जिसे देख त्रियांश उसे बोलता है, अब माथे पर किस करो। पीहू अपनी मासूम आंखों से त्रियांश को देखते हुए उसका बड़ा सा चेहरा अपने छोटे छोटे हाथों में पकड़ के उसके माथे पर अपने सॉफ्ट सॉफ्ट होठों को रख देती है तो त्रियांश की आंखें सुकून से बंद हो जाती है। पीहू उसके माथे पर किस करके उसे अलग होती है और उसे देखती है। त्रियांश अपनी आंखों को खोलकर पीहू को देखता है जो उसे ही देख रही थी। त्रियांश उसे देखते हुए अपने मन में बोलता है, आज से पहले इतना सुकून मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ है जितना सुकून मुझे तुम्हारे पास रहने से मिलता है लिटिल कीटन। तभी उसके कानों में पीहू की प्यारी आवाज आती है जो बोल रही थी, राक्षस अंकल अब आप ठीक हो गए हो, देखो पीहू ने आपको किसी भी दे दी। त्रियांश उसकी आवाज सुनकर अपने होश में आता है और उसके प्यारे मासूम से चेहरे को देखता है जिसे अभी अभी त्रियांश ने ठगा था और अभी और ठगना चाहता है। वो पीहू को देख बोलता है, नहीं अभी नहीं, अब मेरी बारी है तुम्हें किस करने की, उसके बाद में ठीक हो जाऊंगा। इतना बोल के त्रियांश पीहू के होठों की तरफ बढ़ जाता है। पीहू तो उसे बस टुकुर टुकुर देख रही थी। त्रियांश अब पीहू के होठों के बहुत पास आ चुका था। उसके और पीहू के होठों में बस 1 इंच की ही दूरी थी कि त्रियांश को कुछ आवाज आती है जिसे वो वहीं रुक जाता है और पीहू को देखता है जो उसे ही टुकुर टुकुर देख रही थी। तभी त्रियांश के कानों में फिर से आवाज आती है जो थी गुड़गुड़ की, जो पीहू के पेट से आ रही थी, जिसे सुनकर त्रियांश पीहू के पेट को देखता है जिसे पीहू पकड़ के बैठी थी और त्रियांश को देख रही थी। त्रियांश पीहू को ऐसे अपने पेट को पकड़ता देख बोलता है, लिटिल कीटन ये आवाज कैसी है और तुमने अपने पेट को कीव पकड़ के रखा है। तभी पीहू अपनी प्यारी आवाज में त्रियांश को देखते हुए बोलती है, राक्षस अंकल पीहू को भूख लगी है, ये आवाज पीहू के पेटू से आ रही है, पीहू का पेटू खाना मांग रहा है। त्रियांश उसकी ऐसे बातें सुनकर उसे देखता है। उसे समझ में
नहीं आ रहा था कि क्या पहले वो उसे किस करने वाला था अभी, और अभी देखो क्या हो गया। वो अपने आप को कंट्रोल करता है और पीहू को देख बोलता है, अच्छा लिटिल किटन को भूख लगी है। जिसे सुनकर पीहू जोर जोर से अपना सिर हाँ में हिला देती है, जिसे देख त्रियांश उसके गाल पर हाथ रखकर बोलता है, बस कुछ मिनट उसके बाद तुम्हें छोटे से पेट को खाना मिल जाएगा। इतना बोलकर त्रियांश पार्टीशन निकाल देता है और वीर को देख बोलता है, लिटिल किटन को भूख लगी है, कुछ अच्छी सी जगह देखकर करो को। वीर जो कार ड्राइव कर रहा था वो मिरर से पीहू को देखता है, जो त्रियांश के गोद में बैठी थी और उसे ही देख रही थी अपनी प्यारी मासूम आंखों से। उसे ऐसे देखकर वीर हमें सिर हिला देता है। कुछ ही मिनट के बाद वीर मैकडॉनल्ड्स के सामने अपनी कार लाके रोकता है, जिसे देख त्रियांश बोलता है, किसी अच्छे होटल पर लेके चल। तभी वीर बोलता है, यहाँ कहीं होटल नहीं है, लगभग आधे घंटे बाद है, तब तक तुझे लगता है ये अपनी भूख को रोक पाएगी। त्रियांश पीहू को देखता है तो पीहू मैकडॉनल्ड्स को देखते हुए जल्दी से बोली, पीहू यही खाना खाएगी। इतना बोलकर अपनी छोटी सी जीभ बाहर निकाल कर अपने गुलाबी होठों पर फेरती है, जिसे देख त्रियांश का गला सूखने लगता है। डॉट 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 पीहू की प्यारी प्यारी हरकतें त्रियांश का दिल चुरा रही थी। वो ना चाहते हुए भी पीहू के पास अट्रैक्ट हो रहा था। पीहू की मासूमियत त्रियांश के दिल में घर कर चुकी थी, जो पीहू को भी नहीं पता था कि उसके प्यारी प्यारी हरकतें और उसकी मासूमियत किसी का दिल जोरों से धड़का रही है। त्रियांश बस पीहू को ही देख रहा था, जो अपने गुलाबी होठों पर अपनी छोटी सी जीभ को फेर रही थी। तभी डोर खुलता है, जिसे त्रियांश अपने होश में आता है और सामने देखता है एक बॉडीगार्ड ने डोर खोला था। पीहू जल्दी से त्रियांश की गोद से कूद जाती है और कार से बाहर निकल जाती है। त्रियांश बस उसे देखता ही रह गया और अपने मन में बोला, इस लड़कों को खाने की कितनी जल्दी पड़ी है, जरा सा भी इसे रुका नहीं जाता है। खाना के नाम सुनते ही तूफान मेल बन जाती है। तभी पीहू त्रियांश का भारी भरकम हाथ पकड़ के उसे बाहर खींचती है। त्रियांश उसकी हरकत देखकर ना में सिर हिला देता है और बाहर आता है। का से उसे आता देखकर पीहू अपने छोटे से मुंह का पाउट बनाकर बोलती है, राक्षस अंकल जल्दी जल्दी चलो ना, कितने स्लो चलते हो आप। इतना बोलकर पीहू अपने छोटे से शरीर की पूरी ताकत लगाकर त्रियांश दे से बॉडी बिल्डर को खिल रही थी, जो उसे हिल भी नहीं रहा था, तो फिर भी अपनी जी जान लगाकर उस पत्थर जैसे आदमी को खींच रही थी। जिसे देख त्रियांश एक गहरी सांस लेता है और अपना एक कदम आगे बढ़ा देता है। पीहू जो उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर खींच रही थी, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने को होती है कि त्रियांश उसे जल्दी से कमर से पकड़ के अपने सीने से लगा देता है। पीहू काफी डर गई थी, उसे लगा था अब उसे जोर से चोट लगेगी, इसलिए मासूम से पीहू ने कस के अपनी आंखों को बंद कर लिया था। पर जब 2 सेकंड के लिए उसे कुछ नहीं हुआ तो पीहू ने आंखें खोलकर सामने देखा तो वो त्रियांश के सीने से लगी हुई थी, जिसे देखकर पीहू अपना चेहरा जल्दी से उसके सीने से बाहर निकालकर त्रियांश को पानी प्यारी नीली आंखों से देखती है। त्रियांश एक झटके में उसे अपने गोद में उठा लेता है, जिसे पीहू त्रियांश को दोनों कॉलर को पकड़ के उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए अपनी मासूम नाजुक आवाज में बोलती है, राक्षस अंकल पीहू को नीचे उतारो, पीहू के पैर ठीक है, पीहू चल के जाएगी। त्रियांश कुछ नहीं बोलता है, बस चलता रहता है। पीहू उसे ना उतरता देखकर पीहू का मुंह बन जाता है और वो अपने प्यारी आवाज में अजीब अजीब सा मुंह बनाकर अपने आप से बात करती है, ये राक्षस अंकल को तो सुनाई भी नहीं देता है, पहले मेरा नाम गलत लेते हैं और अब पीहू ने उन्हें कहा उसे नीचे उतारो तो पीहू को नीचे भी नहीं उतार रहे हैं, लगता है इनके कान खराब हो गए हैं, पीहू को इनके कान को देखना होगा। इतना बोलकर वो त्रियांश की गोद से थोड़ा उठकर त्रियांश के कान को देखने की कोशिश करती है, पर त्रियांश जल्दी से अपना चेहरा पीछे लेता है और उसे घूर के देखने लगता है। त्रियांश ने उसकी बातें सुन ली थी, वो पीहू को देख गुस्से से बोला, तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चलने लगा है लिटिल कीटन, लगता है इसे अच्छे से बंद करना पड़ेगा। इतना बोलकर त्रियांश उसे एक चेयर पर बैठा देता है, क्योंकि को लोग मैकडॉनल्ड के अंदर आ चुके थे, जिस वजह से त्रियांश ने उसे अपनी गोद से उतार दिया था और एक चेयर पर बैठा दिया था। त्रियांश पीहू को घूर घूर के देख रहा था। पहले ही त्रियांश काफी खतरनाक दिखता है, हैंडसम है, पर जब भी गुस्से में भर जाता है तो काफी खतरनाक दिखता है और अभी फिलहाल वो काफी गुस्से में था और पीहू को खतरनाक तरीके से घूर रहा था। त्रियांश उसे देख अपनी डरावनी आवाज में बोलता है, क्या कहा तुमने कि मुझे सुनाई भी कम देता है। तभी पीहू अपनी नीली आंखों में डर लिए उसे टिमटिमाते हुए त्रियांश को देखती है, जो उसे ही खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। त्रियांश का सवाल सुनकर पीहू ना में सिर हिला देती है और ऊपर से उसे बोलती भी है, आपको कैसे पता चला। पीहू ने ये सब कहा है क्योंकि पीहू ने तू धीरे से कहा था।
त्रियांश को जितना गुस्सा आया था वो पल भर में गायब हो गया। पीहू की क्यूटनेस देखकर उसका वो मासूम प्यारा खूबसूरत चेहरा जिस पे डर था जो काफी खूबसूरत लग रहा था, उसे ऐसे देखकर त्रियांश अपना गला तर्क करता है क्योंकि पीहू डर के मारे अपना निचला होठ अपने दांतों तले दबा रही थी, जिसे देख त्रियांश के अंदर एक हलचल मचने लगती है। वो पीहू को देखते हुए अपना गला तर्क करता है और तभी वीर वहां आता है और पीहू को देख बोलता है, पीहू बच्चा क्या खाओगी। पीहू जो त्रियांश से डर रही थी वो वीर को देखकर और खाने का सुनकर अपना सारा डर भूल जाती है और चहकते हुए खड़ी होती है और वीर को देख अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, भाई पीहू को बर्गर खाना है, चोकोशेक भी पीना है और फ्रेंच फ्राइज भी पीहू को खाना है। इतना बोलकर पीहू अपना छोटा सा हाथ अपने पेट पर रखकर वीर को देख बोली, भाई पीहू को जोरों से भूख लगी है तो जल्दी जल्दी सब कुछ लाओ। वहीं दूसरी तरफ त्रियांश के जाने के बाद अधीर खड़ा होता है और डोर की तरफ देखता है जहां से त्रियांश गया था। उसे धमकी देकर वो डोर को देखते हुए अपनी आंखों में अंगारे लिए बोलता है, त्रियांश ओबरॉय तू जितनी भी चाहे कोशिश कर ले पर पीहू को तो मैं अपने पास लाके रहूंगा, वो मेरी है और मेरी ही रहेगी, उसके लिए मुझे कुछ भी कीव ना करना पड़े मैं करूंगा। अब तू देखेगा लूसीफर क्या है और क्या कर सकता है, मुझे नहीं पता था तू यहाँ आने वाला है पर अब कोई नहीं, अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है, अब देख मैं क्या क्या करता हूँ। इतना बोलकर अधीर एक बड़ी वाली चेयर को जोर से लात मारता है, तभी बाहर कुछ का आगे रुकती है। उनका में से अधीरा बाहर आता है और अपने सामने का नजारा देखकर डर जाता है क्योंकि हर जगह उनके आदमी मरे पड़े थे जिन्हें त्रियांश ने बहुत बुरे तरीके से मार फेंका था। अधीरा ये सब देखकर डर जाता है और जल्दी से अंदर आता है और सामने अपने भाई को खून में देखकर और डर जाता है और भागते हुए उसके पास जाता है और बोलता है, भाई भाई क्या हुआ है यहाँ और आपकी ये हालत किसने की। तभी अधीर उसे देख बोलता है, उस त्रियांश ने जो यहाँ आया था उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, वो मेरी पीहू को अपने साथ ले गया है, उसे मैं ऐसी मौत मारूंगा कि उसे अफसोस होगा कि उसने लूसीफर से पंगा लिया है, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, मुझे मेरी पीहू चाहिए। ये लास्ट की लाइन अधीर ने चीख कर बोली थी जिसे उसकी आवाज से पता चल रहा था कि वो कितना दीवाना हो चुका है पीहू के पीछे। इतना बोलकर अधीर वहां से खड़ा होता है और ऊपर की तरफ निकल जाता है अपने कमरे में जाने के लिए। अधीरा भी अपने भाई को नहीं रोकता है क्योंकि उसे पता था अधीर को जब गुस्सा आता है तो वो कितना खतरनाक हो जाता है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है और जाते हुए अधीर को देखने लगता है। अधीर एक रूम में आता है जहां पीहू की फोटो लगी हुई थी बहुत सारी। उस रूम में आके अधीर एक बियर की बोतल लेता है और उसे खोलकर अपने मुंह से लगाते हुए पीहू के फोटो को देख बोलता है, कब तक तुम मुझसे दूर रहोगी मेरी पीहू, आज तुम मेरे पास थी पर वो त्रियांश का नाम लेती है। अधीर की आंखें आग उगलने लगती है और अपनी मुड़ी टेढ़ी करके पीहू को देख पागलों जैसे बोलता है, हम दोनों के बीच जो भी आएगा वो जान से जाएगा। इतना बोल के वो पागलों जैसे हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पीहू ने पेट भर के अपना खाना खा लिया था और अब वो मजे से चोकोशेक भी रही थी और अपनी पैरों को बच्चों जैसा हिला रही थी और मुड़ी को भी हिला रही थी चोकोशेक पीते हुए, जिसे वहां बैठे कुछ लोग बस पीहू की इस हरकत से दे से हिप्नोटाइज हो गए थे। वो सब लोग अपनी शुद्ध बोध खोए एक टक बस पीहू को ही देख रहे थे। उसका इतना मासूम होना सबको हैरान कर रहा था और उसके बच्चों जैसी हरकतें तो मानो वहां कुछ लोग बैठे हुए थे। उसके चेहरे पर अनायासी स्माइल छोड़ जा रही थी। सब लोग बस एक टक पीहू को ही देखे जा रहे थे। तभी सबको कुछ अजीब सा एहसास होता है। वो सब लोग अपने आप को देखते हुए बोलते हैं, हमें इतना पसीना क्यों आ रहा है। तभी सबकी नज़र त्रियांश पर जाती है जो उन्हें ही अपनी खूंखार आंखों से देख रहा था। उसकी आंखें ऐसी थी हो गई थी कि कोई भी देखे तो डर के मारे अपनी जान ही छोड़ दे। वो सब लोग डर जाते हैं और अपनी जगह से कुछ हिल जाते हैं। वहाँ काम करने वाले भी अपनी कामों में लग जाते हैं। वो लोग अब पीहू को एक नज़र तक देखना नहीं चाहते हैं। वहाँ कुछ लोग कुछ खाने आए थे, वो लोग भी जल्दी से अपना अपना खाना खाने लगते हैं तो कुछ लोग जल्दी से बिल पे करके वहां से निकल जाते हैं और बाहर आके अपने दिल पर हाथ रखकर बोलते हैं, हाँ बच गए, कितना खतरनाक आदमी था पर वो लड़की कितनी क्यूट है, आज तक किसी लड़की नहीं देखी है जिंदगी में, कितना भोलापन है चेहरे पर, कितनी मासूम है उसके चेहरे पर, ऐसा लगता है पूरे दुनिया की मासूमियत इकट्ठा करके भगवान ने उसमें ही डाल दी है। तभी एक आदमी बोलता है, हाँ पता है पर चल जल्दी चल, देखा नहीं उस शैतान को कैसे हमें देख रहा था, ऐसा लग रहा था बिना पकाए पीना चबाए हमें जिंदा ही निगल जाता, ऐसे घूर घूर के देख रहा था। वो दोनों आदमी जल्दी से वहां से भाग गया। वही अंदर कुछ लोग अपनी मुड़ी नीचे करके अपने सामने जो नाश्ता
रखा था उसे खा रहे थे चुपचाप। वो लोग अपना सिर भी ऊपर नहीं कर रहे थे। त्रियांश की डर से वहाँ काम करने वाले लोग भी अब एक नज़र तक पीहू को नहीं देखते हैं, पर हाँ उनका मन जरूर कर रहा था पीहू को एक नज़र देखने का, उस लड़की को देखने का। को किसी गुड़िया से कम नहीं दिख रही थी उसके हरकतें। वहाँ बैठे हर किसा का दिल पिघला गई थी, हर कोई उसे फिर एक बार देखना चाहता था, पर त्रियांश के डर से कोई भी अपनी नज़र उठाकर पीहू को नहीं देख रहा था, क्योंकि त्रियांश की आंखें ही काफ़ी खतरनाक हो गई थी। त्रियांश सबको खूंखार आंखों से एक नज़र देखता है, अपनी खूंखार आंखों को पूरे होल में घुमाता है। सब लोगों की मुड़ी नीचे देखकर त्रियांश अब पीहू को देखता है, जो इन सब चीज़ों से अनजान होकर मस्त से अपने छोटे छोटे पैरों को हिलाते हुए, अपने नन्हे नन्हे हाथों से चोकोशेक को पकड़े हुए, अपनी मुंह में उसका स्ट्रॉ डालकर पीते हुए अपनी मुड़ी को इधर उधर हिला रही थी और अपनी नीली आंखों में दुनिया जहान की चमक लिए उस चोकोशेक को देखते हुए पी रही थी। उसे पीते हुए पीहू काफ़ी खुश थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया की खुशी पीहू को एक चोकोशेक में मिल गई है। वो मस्त से उसे पी रही थी। त्रियांश उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है और अपने आप से बोलता है, कोई इतना मासूम और प्यारा कैसे हो सकता है। उसकी आंखों की चमक देखकर बोलता है, बस एक चोकोशेक से इतनी खुशी, तभी तो सारे लोग इसे ऐसे देख रहे थे, क्योंकि मेरी लिटिल किटन है ही इतनी खूबसूरत और प्यारी कि कोई भी देखे तो बस देखता ही रह जाए। तभी त्रियांश अपने सेंस में आता है और अपने मन में बोलता है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। तभी पीहू अपने नन्हे नन्हे हाथों को आगे करके त्रियांश के सामने करके उसे चोकोशेक देने लगती है, जिसे देख त्रियांश जल्दी से उस शेक को लेता है और अपने मुंह से लगा लेता है, क्योंकि उसे अभी पीहू ने जो अपने मुंह से लगाया था ये देखकर वीर शौक था, क्योंकि त्रियांश को हाइजीन बहुत पसंद था और वो किसी का झूठा नहीं खाता था। और आज देखो कैसे पीहू का झूठा खा रहा था। अब उसे कोई बताएगा कि उसका राक्षस दोस्त ना कि पीहू का झूठा पी रहा है। ना जाने कितनी बार उसने पीहू को किस किया है, तो अब ये झूठा पीना उसके लिए कोस्टी बड़ी बात थी। पीहू का बैग भर जाता है और वो त्रियांश को देख बोलती है, राक्षस अंकल पीहू का टमी भर गया, अब चलो मम्मा के पास। त्रियांश उसे देखता है और उसका हाथ पकड़ के बाहर की तरफ निकल जाता है। वीर भी उनके साथ चला जाता है। त्रियांश का एक बॉडीगार्ड वहाँ का बिल देखता है और बाहर आके वहाँ से निकल जाता है। वहाँ के बेटे लोग त्रियांश के जाते ही एक चैन की सांस लेते हैं और बाहर जा रहे त्रियांश को देखते हैं, जो पीहू का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जा रहा था। जब वो लोग पीहू को देखते हैं तो उनके चेहरे पर फिर से एक प्यारी सी स्माइल आती है। वही त्रियांश पीहू को लेके ओबरॉय मैंशन पहुंच चुका था। पीहू का से बाहर आती है, वो बहुत खुश थी। वो जल्दी जल्दी अंदर भागती है। वहां सब कुछ साफ हो चुका था। त्रियांश के बॉडीगार्ड ने वहां के कुछ नौकरों के साथ मिलकर पूरा घर अच्छे से साफ कर दिया था, जिसे वहां देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां कुछ हुआ ही नहीं है। पीहू भागते हुए अंदर आती है और हर जगह अपनी नज़र घुमा कर देखती है तो उसे कोई नहीं मिलता है। तभी त्रियांश अंदर आता है। उसे देख पीहू अपना मुंह को लटकाए हुए अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, राक्षस अंकल सब लोग कहाँ है, कोई भी पीहू से मिलने नहीं आया है। त्रियांश पीहू की बात सुनकर चुप हो जाता है, क्योंकि सब लोग हॉस्पिटल में थे। वो कैसे इस मासूम को बताए कि कल यहाँ क्या हुआ था और सबको अब हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वो आगे आता है और पीहू के सिर पर हाथ रखकर बोलता है, लिटिल किटन कल तक सब घर आ जाएगी। वो लोग कुछ जरूरी काम से बाहर गए हैं, तुम्हारी माँ भी बाहर गई है, कल तक आ जाएगी। तुम जाओ जाके आराम करो, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम घर से बाहर मत निकलना हाँ जब तक मैं नहीं आता हूँ। पीहू मासूम सा मुंह बनाकर हमें सिर हिला देती है। तभी वहाँ एक मेड आती है और पीहू का डोडो उसे देते हुए बोलती है, पीहू बेटा ये लो तुम्हारा डोडो। पीहू डोडो का नाम सुनकर खुश हो जाती है और जल्दी से उस मेड के हाथ से डोडो को लेती है और उसके साथ एक सोफे पर जाके बैठ जाती है और खेलने लगती है। वही बाहर से खरगोश के छोटे छोटे बच्चे अंदर आते हैं और पीहू के पैरों को देखते हैं। पीहू उन्हें देखकर और खुश हो जाती है और जल्दी से नीचे बैठकर उनके साथ खेलने लगती है। त्रियांश पीहू को उन सब में घूम देखकर बाहर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि उसे हॉस्पिटल भी जाना था, वहां का सब देखना था, किसकी हालत कैसी है, अब तक सबको होश आया है कि नहीं। इसलिए त्रियांश ओबरॉय मैंशन से बाहर जाने लगता है, पर कुछ सोचकर रुकता है और पीहू को देखता है, जो मस्त से सब कुछ भूल कर खेल रही थी। त्रियांश उस मेड को देखता है और अपने आंखों से ही इशारा करके पीहू के साथ रखने का कहता है। वो मेड भी जा में सिर हिला देती है। त्रियांश घर से बाहर निकल जाता है और बाहर आके अपने बॉडीगार्ड को देखता है और बोलता है, चौकन्ना रहो, जब तक मैं नहीं आता लिटिल किटन पर नजर रखना, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम सब अपनी जान से जाओगे। इतना बोलकर त्रियांश कार में बैठ जाता है। वीर भी बैठ जाता है और कार चालू करके ओबरॉय मैंशन से बाहर निकलता है। कुछ ही देर में वीरका को हॉस्पिटल के बाहर रोकता है। त्रियांश का से बाहर निकलकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। वो सीधा धनुष जी के रूम के बाहर आके रुकता है और अंदर
देखता है जहां धनुष जी बेहोश थे उन्हें अभी भी होश नहीं आया था वहां डॉक्टर आते हैं और त्रियांश को वहां के कंडीशन का बताने लगते हैं। वो धनुष जी को देखकर बोलते हैं चोट गहर नहीं है पर उनकी सिर पे काफ़ी चोट लगी है जिससे उनका दिमाग काफ़ी कमज़ोर हो गया है, अगर उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस लिया तो कुछ भी हो सकता है। ये सुनते ही त्रियांश की मुठिया कस जाती है। वो दिखाता नहीं है पर हाँ उसे अभी भी धनुष जी की काफ़ी फिक्र थी, आखिरकार बाप है उसका, उसने उसे दुनिया दिखाई है। जो कुछ भी हुआ है उनके और धनुष जी के बीच में आज त्रियांश सब कुछ भूल गया था। वो एक नज़र रूम के अंदर देखता है जहाँ धनुष जी बेहोश पड़े थे। डॉक्टर आगे बोलता है 2 दिन में आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, रात तक उन्हें होश आ जाएगा और हाँ जो लेडीज यहाँ आए हैं उन्हें होश आ गया है, उन्हें कल तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। त्रियांश कुछ नहीं बोलता है, बस हमें सिर हिला देता है। डॉक्टर अंश के बारे में भी त्रियांश को बता देते हैं, वो भी खतरे से बाहर है, उसे भी रात तक होश आ जाएगा। इतना बोल के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। त्रियांश अभी भी एकटक धनुष जी को ही देख रहा था, वो अपनी नजरें ही नहीं हटा रहा था उनसे। तभी शीला जी वहां आती है और त्रियांश के कंधों पर हाथ रख देती है जिसे त्रियांश जल्दी से अपनी नजरें धनुष जी से फेर लेता है और शीला जी को देखता है जो उसे ही देख रही थी। त्रियांश के आंखों में अपने डैड के लिए फिक्र देखकर शीला जी को अच्छा लगता है। वो बोलती है तुम्हारे पापा ठीक है, अब तुम आ गए हो ना, अब और ठीक हो जाएंगे। त्रियांश जल्दी से बोलता है मैं किसी के लिए कोई फिक्र नहीं कर रहा हूँ, इतना बोलकर वहां से थोड़ा आगे चला जाता है। ये सुनकर शीला जी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है और वो अपनी मन में बोलती है फिक्र तो तुम्हें है अपने डैड की, बस जता नहीं रहे हो। देखा था मैंने कैसे अपने पापा को लेके हॉस्पिटल के लिए भाग रहे थे और कह रहे हो मुझे फिक्र नहीं है। शीला जी त्रियांश के बगल में आके बैठ जाती है। त्रियांश कुछ नहीं बोलता है, तभी शीला जी बोलती है पीहू को ले आए। त्रियांश उन्हें शौक होके देखता है क्योंकि उसने नहीं बताया था कि वो पीहू को लेने जाने वाला है, फिर उन्हें कैसे पता चला। शीला जी मुस्कुरा कर देखते हुए बोलती है मुझे पता है तुम पीहू को लेने गए थे। त्रियांश अभी भी कुछ नहीं बोलता है। शीला जी त्रियांश को देख बोलती है क्या तुम्हें पीहू पसंद है? तभी त्रियांश के आंखों के सामने पीहू का प्यार सा चेहरा आता है और उसकी प्यारी प्यारी बातें आती है जिसे याद करते ही उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आती है जो त्रियांश को नहीं पता था, पर यह मुस्कुराहट शीला जी देख लेती है। वो आगे बढ़कर त्रियांश का हाथ पकड़ के बोलती है हाँ तुम्हें पीहू पसंद है? तभी त्रियांश शीला जी को देख बोलता है आप ये क्या कह रही हो माँ, वो छोटी सी लड़की मुझे पसंद कैसे हो सकती है? तभी शीला जी मुस्कुराते हुए बोलती है तुम मानो या ना मानो उस छोटी सी लड़की ने तुम्हें दिल पर अपना असर छोड़ दिया है, तुम मानो या ना मानो। शीला जी त्रियांश का हाथ पकड़ के अपनी आंखों में आंसू लिए बोलती है कब तक भागोगी त्रियांश, अपने आप से जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। वो मासूम सी बच्ची ही तुम्हारी जिंदगी में उजाला बनकर आए है, उस उजाले को अपनाओ, निकालो इस अंधेरी दुनिया से बाहर। तुम्हें पता है पीहू को तुम्हारे पास। शीला जी आगे कुछ बोल ही नहीं पाती है क्योंकि वीर वहां आता है जिसे शीला जी चुप हो जाती है। त्रियांश शीला जी की बात सुनकर उन्हें देखता है क्योंकि उनकी बातों में पीहू का जिक्र था जो वो त्रियांश को बोलने वाली थी पर बीच में रुक जाती है। तभी त्रियांश आगे बोलता है क्या पीहू बोलो क्या बोल रही थी आप माँ? तभी वीर बोलता है त्रियांश वीर को देखता है और वहां से खड़े होके वीर के पास आता है तो वीर त्रियांश को देख बोलता है त्रियांश न्यूयॉर्क से कुछ लोग आ रहे हैं डील के लिए, क्या करना है, क्या वो डील करेगा तू? तभी त्रियांश वीर को देख बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। तभी वीर बोलता है क्या पागल हो गया है, मुझे भेज रहा है, तुझे अच्छे से पता है वहाँ वो पागल लड़की भी आ रही है, मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ मेरी इज्जत को खतरा है वहाँ। त्रियांश उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोलता है क्या कहा, तेरी कोई इज्जत भी है जो लूटने वाली है, चुपचाप जा डील करके वापस आ। इतना बोल के वहाँ से जाते हुए बोलता है आया बड़ा इज्जत वाला। इतना बोल के त्रियांश हल्का हंसते हुए पीछे मुड़ के देखता है और बड़ी अजीब आवाज में बोलता है अपनी इज्जत को बचा के रख, कहीं वो लूटना ले अकेला जा रहा है, जरा बच के। वीर त्रियांश को देख रहा था और त्रियांश उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वीर को अब गुस्सा आने लगा था क्योंकि त्रियांश की मुस्कुराहट वीर को चिढ़ा रही थी। वीर त्रियांश को एक नज़र गुस्से से देखता है और जाने लगता है। तभी वीर बोलता है क्या लड़का हो के लड़की से डर रहा है? तभी वीर गुस्से में पीछे मुड़ के त्रियांश को देख के बोलता है वो लड़की नहीं डायन है, डायन जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। तो त्रियांश हंसते हुए बोलता है तो जा थोड़ा मजा कर ले उसके साथ, तेरा क्या जाता है? वीर त्रियांश की बात सुनकर चीर जाता है और बोलता है हाँ जा तू जाके मजे कर उसके साथ, मुझे कोई मजा नहीं करना है उसके साथ, डायन कही कि। इतना बोल के वीर वहां से निकल जाता है और त्रियांश उसे हंसते हुए देखने लगता है और अपने मन में बोलता है हो सकता है तो आज अपनी इज्जत बचा ले, अगर उसके हाथ लग गया तो फिर। इतना बोल के त्रियांश हंसते हुए वहां से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ
अधीर काफी गुस्से में था। अधीरा भी वही था, वो कुछ बोल नहीं रहा था। एक लेडीज डॉक्टर अधीर के चोट पर मलहम लगा रही थी, उसका इलाज कर रही थी और अधीर गुस्से में बैठा था। तभी उसका असिस्टेंट आता है तो अधीर उसे देख गुराते हुए बोलता है, काम हुआ कि नहीं? उस धनुज ओबेरॉय को बर्बाद किया कि नहीं? बस अब बहुत हुआ, अगर अब कुछ भी बहाना मारा तो तुझे जान से मार दूंगा। अधीर का असिस्टेंट डरते हुए बोलता है, बॉस काम हो गया हे, हमने सबको धमकी दे दी है, सब अपना अपना हाथ मेरे उनके कंपनी से बाहर निकालने को तैयार हो गए हैं और अब उनके पास रीजन भी है उस कंपनी को छोड़ने का, क्योंकि धनुज ओबेरॉय हॉस्पिटल में तो उनको अच्छा मौका मिला है अपना हाथ बाहर निकालने का। बस कल तक धनुज ओबेरॉय की कंपनी नीचे गिर जाएगी और वो बनक्रिप्ट होने की कगार पर आ जाएगा कि तभी टीवी पर न्यूज आती है कि धनुज ओबेरॉय के कुछ प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए हैं, जिसे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और धनुज ओबेरॉय हॉस्पिटल में है। ये न्यूज भी टीवी पर चल रही थी। न्यूज देखकर अधीर काफी खुश हो गया था, क्योंकि उसके हिसाब से ही सब हो रहा था। वही वो लेडीज डॉक्टर वहां से उठ के चली जाती है क्योंकि उसका काम हो गया था। उसके जाने के बाद अधीर असिस्टेंट को देख बोला, जल्दी जल्दी ये काम हो जाना चाहिए और हाँ, मेरे लिए लड़की का इंतजाम करो। वो असिस्टेंट हाँ में सिर हिला देता है और वहां से चला जाता है। वही हॉस्पिटल में अब रात हो गई थी। वीर उस डील के लिए निकल चुका था। त्रियांश हॉस्पिटल में ही था। धनुज जी को अब होश आ चुका था, जिसे देख त्रियांश ने एक चैन की सांस ली थी। वो बाहर से धनुज जी को देख रहा था। वही शीला जी अंदर थी, वो धनुज जी के पास आके बैठी थी और धनुज जी त्रियांश को देखते हैं तो त्रियांश अपनी नजरें फेर लेता है और वहां से निकल जाता है, जिसे देखकर धनुज जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। थोड़ी देर बाद शीला जी बाहर आती है और त्रियांश को देखकर बोलती है, त्रियांश बेटा तुम घर चले जाओ, मैं हूँ यहाँ पर। त्रियांश उन्हें देख बोलता है, आप चले जाओ, मैं हूँ यहाँ पर। तभी शीला जी बोलती है, नहीं बेटा तुम चले जाओ, क्योंकि रात को धनुजा जी को किसी भी चीज को जरूरत पड़ सकती है और तुम तो उनके पास जाओगे नहीं, और पीहू भी घर पर अकेली है, तुम चले जाओ घर, में हूँ यहाँ। त्रियांश बस है में सिर हिला देता है और वहां से जाने लगता है, क्योंकि पीहू घर पर अकेली थी और उसे अभी अकेला छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि अधीर घात लगाए बैठा है और अब वीर भी नहीं है। वो डील के लिए गया है तो त्रियांश को ना चाहते हुए भी जाना पड़ा था, पर वो जाते हुए अपने बॉडीगार्ड को वहां तैनात करके गया था जो हॉस्पिटल पर नजर रखे थे। त्रियांश कार में बैठता है और खुद ही ड्राइव करता है और थोड़ी ही देर में वो ओबेरॉय मेंशन पहुंच जाता है। कार से उतरकर वो सीधा अंदर आता है तो देखता है पीहू टीवी देख रही थी और चुपचाप बैठी थी। उसका मुंह उतरा हुआ था। वो मेड पीहू के साथ खेलने की कोशिश कर रही थी, पर पीहू चुपचाप बैठी थी। त्रियांश डे से ही अंदर आता है, वो पीहू को देखता है। पीहू डे से ही त्रियांश को देखती है तो उसकी आंखों में चमक आती है और वो जल्दी से सोफे से उठकर त्रियांश की तरफ भागती है और जाके उसके गले लग जाती है और अपने दोनों पैरों को त्रियांश की कमर पर बांध देती है। त्रियांश भी उसे जल्दी से पकड़ लेता है ताकि पीहू गिरे ना। त्रियांश को अजीब सी फीलिंग आ रही थी, उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था अपने अंदर, उसे काफी अच्छा लग रहा था। अभी तक त्रियांश के अंदर जितनी थकान थी वो पल भर में चली गई। जब पीहू ने आके उसे गले लगाया तब त्रियांश को काफी अच्छा फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई है जो उसका इंतजार कर रहा था। घर पर ये सब सोचते ही त्रियांश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज तक वो अकेला ही था, उसके साथ बस वीर था, पर अभी तक कोई भी उसका इंतजार करते हुए ऐसे नहीं बैठा था। त्रियांश पीहू की पीठ को रब करते हुए अंदर आता है और बड़े प्यार से बोलता है, क्या हुआ लिटिल कीटन? पीहू अपना छोटा सा चेहरा त्रियांश की गर्दन से निकाल के त्रियांश के चेहरे के सामने अपना चेहरा करती है और बोलती है, राक्षस अंकल पीहू को अच्छा नहीं लग रहा है, पीहू को मम्मा चाहिए, पीहू को अकेले डर लगता है, पीहू आज तक कभी भी अकेले नहीं रही है, देखो घर में कोई भी नहीं है, पीहू को अब डर लग रहा है, आप पीहू को मम्मा के पास लेके चलो ना। पीहू ये सब बहुत मासूमियत से बोल रही थी। उसकी इतनी मासूमियत देखकर त्रियांश बोलता है, हाँ कल तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास होगी, हाँ बस आज रात की बात है। हाँ पीहू अपना छोटा सा मुंह बना लेती है। ये देखकर त्रियांश मुस्कुरा देता है और उसके गाल पर अपना अंगूठा चलाते हुए बोलता है, तुमने खाना खाया? पीहू ने मासूमियत से नाम में सिर हिला दिया। तभी त्रियांश उसे देख बोलता है कि नहीं खाया। तभी पीहू अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, पीहू को अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए पीहू ने खाना नहीं खाया। त्रियांश पीहू को अपने साथ ऊपर ले जाते हुए उस मेड को बिना देखे बोला, खाना कमरे में लेके आओ। इतना बोलकर वो पीहू को अपने साथ लेके चला गया और पीहू त्रियांश की गोद में वैसे ही उसे पकड़ के बैठी थी और त्रियांश भी उसे वैसे ही ऊपर लेके जा रहा था। त्रियांश एक रूम में आता है जो उसका ही था बचपन में, आज वो उसी रूम में आया था। उस रूम को देख त्रियांश अपनी आंखों को कस के बंद करता है, क्योंकि उसकी कुछ खास यादें जो जुड़ी थी उस रूम से, वो आज इतने सालों बाद अपने रूम को देख रहा था जिसे उसे वो सारी यादें याद आ रही थी। वो कमरा छोटे बच्चे जैसा ही सजाया था, उसे अभी तक चेंज नहीं किया गया था।
त्रियांश खुद को कंट्रोल करता है और अंदर आता है और पीहू को सोफे पर बैठा देता है और खुद वॉशरूम जाने लगता है तो पीहू उसका बड़ा सा हाथ अपने छोटे से हाथ में पकड़ के बोलती है, राक्षस अंकल पीहू को अकेला छोड़कर मत जाओ। पीहू को डर लगता है। त्रियांश उसके सिर पर हाथ रखता है और उसके बालों में हाथ फिरा कर बोलता है, लिटिल कीटन मैं बस अभी आया वॉशरूम से, बस 5 मिनट रुक जाओ। पीहू अपनी प्यारी मासूम आंखों को टिमटिमाते हुए त्रियांश को देखा में सिर हिला देती है और त्रियांश का हाथ छोड़ देती है। त्रियांश जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है क्योंकि वो सुबह से बाहर था, इतने लोगों को मारा था और फिर हॉस्पिटल चला गया था। वहाँ दिन भर था जिसे उसे अब फ्रेश होने की जरूरत थी, उसे अपनी थकान मिटानी थी, जिस वजह से वो जल्दी से शॉवर के नीचे जाके खड़ा हो जाता है और शॉवर चालू करता है। शॉवर का ठंडा ठंडा पानी त्रियांश के ऊपर गिरता है जिसे त्रियांश को काफी अच्छा फील होने लगता है, उसे अब रिलैक्स फील हो रहा था। 5 मिनट बाद त्रियांश अपने कमर पर टॉवेल लपेट कर बाहर आता है, एक छोटे टॉवेल से अपने लंबे बालों को पोंछते हुए। पीहू वहां बैठकर टीवी देख रही थी, अपना फेवरेट कार्टून। त्रियांश उसे एक नज़र देखता है और वहां से क्लोजेट रूम में चला जाता है। वहां उसके कपड़े थे जो उसके कुछ बॉडीगार्ड ने लाके रखे थे। त्रियांश अपना लोवर पहनकर बाहर आता है कि तभी वो मेड खाना लेके अंदर आती है। वो त्रियांश को शर्टलेस देखकर बस देखती ही रह जाती है। उसकी मस्कुलर बॉडी देखकर एक पल के लिए उस लड़की के होश चले जाते हैं। वो लड़की करीब 25-26 साल की होगी जो यहाँ काम करती थी। वो लड़की जल्दी से अपनी नज़रों को फेर लेती है और अंदर खाना लेके आती है, पर बार बार उसकी नज़र त्रियांश के मस्कुलर चेस्ट पर जा रही थी। त्रियांश अपने बालों को अच्छे से उस टॉवल से पोंछता है और पीहू के पास जाने लगता है। पीहू जो टीवी देख रही थी, खाने की खुशबू जैसे ही उसके नाम में जाती है वो जल्दी से अपनी नज़रों को टीवी से हटा के खाने को देखती है जो उसके पास आ चुका था। वो लड़की वहाँ खाना रखती है और वही खड़ी हो जाती है। त्रियांश को देखते हुए उसे लग रहा था शायद त्रियांश एक नज़र तो उसे देख ले, पर त्रियांश उसे एक नज़र भी नहीं देखता है और पीहू की तरफ बढ़ जाता है और अपनी कॉल वॉइस में बोलता है, तुम्हारा काम हो गया है, अब जा सकती हो यहाँ से। वो लड़की अपने होश में आती है और हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से निकल जाती है। उसका जाने का मन नहीं था, पर न चाहते हुए भी उसे जाना पड़ा था। त्रियांश जाते हुए उसे रोकता है। वो लड़की खुश हो जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। त्रियांश जो सोफे पर बैठ रहा था वो बैठते हुए बोलता है, जाते जाते डोर लॉक कर देना। उस लड़की का मुंह उतर जाता है। वो एक नज़र पीहू को देखती है जो अपनी ललचाई नज़रों से खाने को देख रही थी। उस लड़कों को पीहू से जलन हो रही थी कि इतनी छोटी सी लड़की त्रियांश के साथ एक रूम में रहने वाली है, पर वो अब कुछ कर नहीं सकती थी। वो हाँ बोलती है और जाते जाते डोर बंद कर देती है। त्रियांश सोफे पर बैठ जाता है और एक झटके में पीहू को अपनी गोद में बैठा लेता है। पीहू जिसकी नज़र खाने पर थी वो डर के मारे चीखती है। उसे लगता है कहीं वो गिर ना जाए, इस डर से वो जल्दी से अपनी छोटे छोटे हाथों को त्रियांश के बड़े गर्दन में लपेट लेती। त्रियांश पीहू के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था जो अभी गुब्बारे की तरह फुला हुआ था। पीहू अपना प्यारा मासूम सा मुंह फुला कर त्रियांश को देख रही थी। वो अपने क्यूट से आवाज में बोलती है, राक्षस अंकल। पीहू डर गई ना, और आपने पीहू को ऐसे क्यों अपनी गोद में बैठाया? पीहू गिर जाती तो? त्रियांश उसके गाल पर किस करते हुए बोलता है, नहीं पीहू को मैं गिरने ही नहीं देता। पीहू उसकी बात सुनकर मुंह बना लेती है। उसे ऐसे देखकर त्रियांश के चेहरे पर स्माइल आती है। तभी पीहू को कानों में त्रियांश की आवाज आती है जो बोल रहा था, क्या तुम्हें भूख लगी है? जिसे सुनकर पीहू के आंखों में चमक आती है और वो जल्दी जल्दी अपना छोटा सा सिर हाँ में हिला देती है। जिसे देख त्रियांश अपना सिर ना में हिला देता है और अपना आप से बोलता है, बस इसे खाना दे दो, इसका गुस्सा 1 मिनट में छूमंतर हो जाएगा। त्रियांश अपने हाथ में एक रोटी का छोटा सा बाइट लेता है, उसमें भाजी मिलाकर पीहू के मुंह की तरफ बढ़ा देता है। पीहू उसे देख जल्दी से अपना छोटा सा मुंह खोलती है तो त्रियांश उसके मुंह में वो बाइट डालता है जिसे पीहू जल्दी जल्दी खाने लगती है। त्रियांश ऐसे ही उसे अपने गोद में बैठाकर उसे खाना खिला रहा था और पीहू भी मजे से खाना खा रही थी। तभी पीहू खाते खाते त्रियांश को देख अपनी प्यारी क्यूट आवाज में बोलती है, राक्षस अंकल आपने खाना खाया? त्रियांश उसकी बात सुनकर ना में सिर हिला देता है। जिसे देख पीहू अपना हाथ अपने सिर पर मारकर बोलती है, अरे राक्षस अंकल आप भी खाना खाओ ना, आप तो कब से पीहू को ही खाना खिला रहे हो। त्रियांश उसकी बात सुनकर बोला, नहीं तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। त्रियांश ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, फिर भी उसका खाने का मन नहीं कर रहा था और नहीं वो खाना चाहता था। पीहू उसे देख जल्दी से अपने नन्हे नन्हे हाथों को आगे करके प्लेट से एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा तोड़ती है और उसमें थोड़ी सी भाजी भर के त्रियांश के मुंह के सामने करती है।
त्रियांश जो पीहू को ही खिलाने वाला था, वो जब पीहू को देखता है कि इसे वो त्रियांश को खाना खिलाने वाली है, उसके मुंह के सामने रोटी का टुकड़ा लेके आए है, ये देखकर त्रियांश का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो पीहू को अपनी काली गहरी आंखों से देखने लगता है। तभी उसके कानों में पीहू की आवाज आती है, राक्षस अंकल मुंह खोलो ना, देखो पीहू आपको खाना खिलाना चाहती है, खाओ ना। त्रियांश पीहू को देखते हुए ही अपना मुंह खोल देता है। वो अभी भी पीहू की नीली आंखों में ही देख रहा था। वो उसे देखते हुए ही अपना मुंह खोलता है। पीहू जल्दी से अपने नन्हे नन्हे हाथों से त्रियांश के मुंह में वो बाइट डाल देती है और अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, खाओ राक्षस अंकल। त्रियांश पीहू को देखते हुए ही उस बाइट को चबाता है जो उसके मुंह में कहीं खो गया था, क्योंकि बाइट ही बहुत छोटा सा था। पीहू के हाथ के अनुसार वो एक टक पीहू को ही देख रहा था। आज त्रियांश के दिल में जो हलचल मची थी, उसे वो चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था। तभी पीहू फिर से एक बाइट बनाती है और त्रियांश के मुंह के आगे करती है। त्रियांश चुपचाप उसे भी खा लेता है। ऐसे ही पीहू 5 से 6 निवाला त्रियांश को खोला देती है और त्रियांश बस चुपचाप खा रहा था। पर वक्त के साथ उसकी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसके एहसास पीहू के लिए बदलते जा रहे थे। तभी त्रियांश के कानों में आवाज आती है, ओहो राक्षस अंकल, पीहू को भी खाना खाना है, पीहू को खिलाओ ना, सब खाना आप ही खा जाओगे। पीहू की बात सुनकर त्रियांश के चेहरे पर ना बयां करने वाली स्माइल आती है। वो जल्दी से एक बाइट बनाता है और पीहू को खिला देता है। ऐसे ही पीहू भी त्रियांश को खिला दिया है। दोनों खाना ऐसे ही खा रहे थे। पीहू त्रियांश को खिला रही थी, त्रियांश भी चुपचाप खा रहा था, क्योंकि वो यही चाहता था। वरन वो पीहू को कब का रोक चुका होता, पर उसे पीहू के हाथ से खाना खाने में अच्छा लगा रहा था। उसके दिल को जो सुकून मिल रहा था वो बयां भी नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद खाना खत्म हो जाता है। पीहू का छोटा सा पेट भर जाता है। वो त्रियांश को देखते हुए बोलती है, राक्षस अंकल पीहू को नींद आए है, पीहू को सोना है। त्रियांश उसे देख बोलता है, हाँ सो जाओ। पीहू त्रियांश की गोद से उतरने लगती है तो त्रियांश जल्दी से उसे पकड़ लेता है और बोलता है, कहाँ जा रही हो। पीहू त्रियांश को देख अपना मुंह बनाकर बोलती है, सोने। पीहू को नींद आई है ना, तो पीहू सोने का रही है, पीहू को छोड़ो। त्रियांश उसके चेहरे अपने खुले सीने में रखता है और बोलता है, यही सो जाओ। इतना बोलकर उसका सिर थपथपाने लगता है तो पीहू त्रियांश के सीने से बाहर आने की कोशिश करते हुए अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, ओहो राक्षस अंकल, देखो वहाँ बेड है, पीहू बेड पर जाके नीनी करेगी, छोड़ो पीहू को। त्रियांश उसे नहीं छोड़ता है। वो वैसे ही पीहू का सिर अपने सीने में दबा के रखता है हल्के हाथ से। फिर भी बेचारी पीहू उसके सीने से बाहर नहीं आ पाती है। पीहू बाहर आने की कोशिश करते करते थक जाती है और वैसे ही त्रियांश के सीने में घुसकर सो जाती है। कुछ देर बाद त्रियांश को अपने सीने पर पीहू की गर्म सांसों का एहसास होता है। वो अपना सिर नीचे करके पीहू के प्यारे चेहरे को देखता है जो नींद की में चला गया था। त्रियांश पीहू के प्यारे चेहरे को देख बोलता है, आज जो एहसास मुझे हुआ है, अब मैं वो रोज चाहता हूँ लिटिल कीटन। इतने दिन से मैं अपने एहसासों को नज़रअंदाज करता आया, पर अब नहीं। आज जो तुमने मेरे लिए किया है, उसे जो मेरे अंदर के एहसास जागे हैं, अब मैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ। अब तुम मेरी बनोगी पीहू त्रियांश ओबरॉय कि अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकते, कोई भी नहीं। जो सुकून मुझे तुम्हारे साथ मिलता है, अब वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे चाहिए, पूरी जिंदगी के लिए ये सुकून मुझे चाहिए। लिटिल कीटन तैयार हो जाओ मेरा बनने के लिए। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें अपने आप से दूर रखने की, इस राक्षस से दूर रखने की, पर अब नहीं, अब तुम इस राक्षस की एंजल बनोगी। इतना बोल के वो उसके माथे को बड़े प्यार से चूम लेता है। आज त्रियांश के आंखों में अलग सा जुनून देखा जा रहा था पीहू के लिए। वो जुनून भरी नजरों से पीहू को एकटक देख रहा था। त्रियांश पीहू को अपने गोद में उठा लेता है और बैग की तरफ बढ़ जाता है। पीहू को बैग पर सुला देता है और उसके गाल को चूम के बालकनी में चला जाता है। बालकनी में आके त्रियांश अपनी आंखों को बंद करता है और ठंडे ठंडे हवा का एहसास अपने अंदर सामने लगता है। कुछ देर बाद त्रियांश अपनी आंखों को खोलता है और अपना फोन अपने जेब से निकाल कर किसी को कॉल करता है। सामने से कॉल पिक होते ही त्रियांश बोलता, हे वीर, अकेला गया है मीटिंग के लिए, उस पे नज़र रखना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, अगर उसे कुछ भी हुआ तो देख लेना, मैं तुम्हारा हाल क्या करता हूँ। इतना बोलकर त्रियांश कॉल रख देता है। उसने वीर के पीछे एक अपना बॉडीगार्ड लगा दिया था, क्योंकि वीर को भी बहुत लोग मारना चाहते हैं, क्योंकि वीर ने भी त्रियांश के डे से ही दुश्मन पाल जो रखे हैं, जो वीर पर घात लगाए बैठे हैं। कई बार वीर पर हमला हुआ है, वीर सबसे अकेला ही निपट लेता है। फिर भी त्रियांश अपने तसल्ली के लिए वीर के पीछे हमेशा एक बॉडीगार्ड लगा के रखता है। वही था जिसने हमेशा त्रियांश का हर मोड़ पर साथ दिया था। त्रियांश कॉल रखकर अंदर आता है, तभी वो मेड लड़की अंदर
आती है खाने की प्लेट लेने। उसकी नज़र अभी भी त्रियांश पर थी, पर त्रियांश उसे एक नज़र भी नहीं देख रहा था जिसे उसे अपनी इंसल्ट होते हुए महसूस होता है। वो चुपचाप वहाँ की प्लेट उठा लेती है और बाहर जाने लगती है। तभी उसकी नज़र पीहू पर जाती है जो त्रियांश के बेड पर चैन से सो रही थी। उसे त्रियांश के बेड पर देखकर उसे थोड़ी जलन महसूस होती है, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वो वहाँ की मेड जो थी वो वहाँ से निकल जाती है। त्रियांश कुछ देर अपना काम करता है और फिर पीहू के पास आके उसे अपने गले से लगा के अपनी आंखों को बंद करता। डॉट 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 एक का आके एक बड़े से बार के सामने रुकती है। उसमें से एक लड़की निकलती है जिसने बहुत छोटे कपड़े पहने थे, ना के बराबर ही समझ लो। वो लड़की उस कार से बाहर आके अपनी नज़र आजू बाजू घुमाती है और अपने आंखों में लगे काले गोगल को बेअदा से उतारती है और बार के अंदर चली जाती है। उसके बाजू में एक आदमी भी था जिसकी उम्र होगी 35-36 साल की। वो आदमी उस लड़की के साथ अंदर जाता है और अंदर आने के बाद वो दोनों स्टोर से होते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं जहां कमरे थे। वहां के एक बड़े से कमरे में जाते हैं जहां लेड लाइट जल रही थी और जोर जोर से म्यूजिक बज रहा था नीचे जिसकी आवाज़ ऊपर तक आ रही थी। वो लड़की एक चेयर पर बैठ जाती है और वो आदमी उसके बगल में बैठ जाता है। वो लड़की बार बार डोर की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही एहसास थे, ऐसा लग रहा था वो किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वो बार बार अपने हाथ को माल रही थी और डोर की तरफ अपने नजरें गड़ाए बैठी थी। वो आदमी उसे देख उसके कंधों पर हाथ रखकर बोलता है, रिलैक्स डार्लिंग, वो आज जाएगा, इतनी की बेसब्री हो रही हो उसके लिए। वो लड़की उसे गुस्से से देख बोलती है, मैं उसके लिए ही इंडिया आई हूँ तो उसका इंतजार तो रहेगा ना मुझे, आज तो उससे मैं जाने नहीं दूंगी अपने हाथ से। वो आदमी हंसते हुए बोलता है, वो तेरे हाथ आज भी नहीं लगेगा कि उसके पीछे पड़ी है, ऐसा क्या है उसमें जो हम में नहीं है, वो भी एक मर्द है और हम भी एक मर्द है। तभी वो लड़की जल्दी से बोलती ही, वो असली मर्द है, तुम्हारे जैसा लल्लू नहीं है, समझा, अब मेरा मूड मत खराब कर, चुपचाप बैठ जा। वो आदमी उसकी बात सुनकर अपना मुंह बना लेता है और चुपचाप बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसी बार के बाहर एक का आके रुकती है। उस कार से एक लड़का बाहर आता है जिसने ब्लैक शर्ट और पैंट पहनी हुई थी, बालों को जेल से सेट किया था, आंखों पर ब्लैक गोगल, हाथों में ब्रांडेड वॉच, पैरों में महंगे लेदर के जूते। वो लड़का बड़े एटीट्यूड से चलते हुए अंदर जाता है। बार में जितनी भी लड़कियां थी उनकी नज़र दे से ही उस लड़के पर जाती है। वो लड़की बस देखती ही रह जाती है उस लड़के को, पर वो लड़का किसी को एक नज़र तक नहीं देखता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। उसके पीछे कुछ बॉडीगार्ड थे जो उसे प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो लड़का बड़े एटीट्यूड से चलते हुए ऊपर जाता है उसी कमरे में जहाँ वो लड़की बैठी थी। वो लड़की जैसे ही सामने देखती है तो उसके चेहरे की खुशी दुगनी हो जाती है। वो सामने खड़े लड़के को देखकर जल्दी से खड़े हो जाती है और बोलती है, आ गया मेरा वीर, कितना हैंडसम दिख रहा है। हाँ, ये कोई और नहीं वीर था जो यहाँ मीटिंग के लिए आया था। वीर उस लड़की को देखकर अपना मुंह बना लेता है और गोगल को उतारते हुए अपने आप से बोलता है, चुड़ैल कहीं की कैसे डोरे डाल रही है मुझ पे, हे भगवान आज बचा ले मुझे इस चुड़ैल से। वो लड़की ललचाई नजरों से वीर को देख रही थी, जैसे वीर आज उसका खाना बनने वाला है। वीर अपने आप को ठीक करता है और अपने चेहरे पर सख्त भाव लाता है और अंदर की तरफ बढ़ जाता है। वो लड़की जल्दी से उसके गले लगने लगती है तो वीर उसे हाथ दिखा के रोक देता है और उसके सामने वाली चेयर पर जाके बैठ जाता है। उस लड़की का मुंह बन जाता है और वो चीर कर चेयर पर बैठ जाती है, पर अपने मन में वीर को देखते हुए बोलती है, आज कैसे बच के जाओगे मुझसे, त्रियांश भी नहीं है, आज तो तुम्हें मैं अपना बना के रहूंगी, आज तुम इस मोना के बेड तक आके रहोगे, बहुत इंतजार किया है मैंने तुम्हारा, पर अब नहीं। इतना बोलकर वो ईवल स्माइल करती है और वीर को देखती है जो उस आदमी से हाथ मिला रहा था। वीर कैसे ही अपना हाथ पीछे लेने लगता है उस आदमी से हाथ मिलाकर कि मोना जल्दी से अपना हाथ आगे करके वीर का हाथ पकड़ लेती है और उसे अजीब तरह से वीर के हाथ को सहलाने लगती है, जिसे वीर महसूस करके जल्दी से अपना हाथ पीछे लेता है और बोलता है, हवसी लड़की कहीं की। तभी वीर अपनी बात आगे रखते हुए डील चालू करता है और वो लड़की तो बस वीर को ही ताड़े जा रही थी। उस लड़की की नज़र बार बार वीर के सख्त सीने पर जा रही थी जो उसके शर्ट से बाहर की तरफ झांक रहा था। उसे देखते हुए वो लड़की अपना सलाइवा घटते हुए बोलती है, हाय क्या बॉडी है, इसे जितना देखो उतना मेरे अंदर की आग जल्दी जाती है। वो बार बार वीर को ही ताड़ रही थी जो वीर भी बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था, पर वो इस लड़की पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और डील पे फोकस करता है। कुछ ही घंटों में वो डील फाइनल हो जाती है। वो आदमी वीर को देख बोलता है, हमें माल देखना है। वीर उसकी बात सुनकर हमें सिर हिला देता है और एक बॉडीगार्ड को देख बोलता है, इन्हें माल दिखाओ। वो आदमी उस बॉडीगार्ड के साथ बाहर निकल जाता है। वीर अपना फोन निकाल के उसमें बिजी हो जाता है क्योंकि उसे उस लड़की को देखना भी नहीं था, पर वो लड़की तो अपनी नजरें वीर पर
ही गड़ाए बैठी थी। अब रूम में कोई नहीं था। वो लड़की बड़े अदा से खड़ी होती है और वीर के पास आती है। चलते हुए वीर के पास आके उसके गले में अजीब तरह से हाथ फिराती है, जिसे महसूस करके वीर जल्दी से अपनी आंखों को कस के बंद करता है। वो लड़की वीर के पीछे जाके खड़ी हो जाती है और उसके शर्ट के अंदर हाथ डालने लगती है, जिसे देख वीर जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी कॉल वॉइस में बोलता है, ये क्या कर रही हो मोना तुम। मोना उसकी बात सुनकर अपनी आवाज में मदहोशी भर के वीर से बोलती है, क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। वीर उसकी बात सुनकर उसका हाथ अपने शर्ट के अंदर से निकाल के झटक देता है, जिसे मोना थोड़ा पीछे हो जाती है और वीर अपना गोगल निकाल के मोना को देख अपनी खतरनाक आवाज में बोलता है, अपनी लिमिट में रहो मोना, अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तुम्हारी लाश तक किसी को नहीं मिलेगी, समझी। मोना फिर भी नहीं मानती है। वो बड़े अदा से चलते हुए वीर के पास आती है और उसके गोद में बैठने की कोशिश करती है, पर वीर उसे धकेल देता है, जिसे मोना नीचे गिर जाती है। अब मोना का दिमाग खराब हो जाता है और वो वीर को गुस्से से देखते हुए बोलती है, इतना क्या इतरा रहे हो, डेसे वजन हो, आज पहली बार ये सब करोगे, इससे पहले भी तो कितनी लड़कियों के साथ सो चुके हो, फिर मेरे साथ क्यों नहीं। हाँ देखो एक बार मेरे साथ रात बिता लो, सच कहती हूँ तुम्हें पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दूंगी। वीर उसे देख दांत पिसते हुए बोलता है, हाँ मैं वजन नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी अपना मुंह मारता फिरूं और तुम जैसी लड़की के साथ तो कभी नहीं, समझी। और हाँ तू क्या मुझे सेटिस्फाई करेगी, आज तक कोई वीर को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ दूर रह मुझसे, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकती है। वीर की इतनी खतरनाक धमकी सुनकर एक पल के लिए मोना डर जाती है, पर फिर अपने मन में बोलती है, मैं भी देखती हूँ तुम आज यहाँ से कैसे जाते हो, आज तो तुम इस मोना को खुश करके ही रहोगी अपने मर्जी से या मेरे मर्जी से, पर आज तू को मोना से कोई नहीं। मोना अपने मन में ईवल प्लान बना रही थी, क्योंकि वो कितने सालों से वीर को पसंद करती है, पर वीर ही कि उसे भाव ही नहीं देता है और नहीं उसकी तरफ आंख उठा के देखता है। आज तक वीर ने उसे नजर भर के भी नहीं देखा था। मोना हर बार वीर के पास जाने की कोशिश करती है, पर वीर हर बार उसे अपने आप से दूर करता है। मोना हर बार वीर को फंसाने की कोशिश करती है, पर वीर कभी खुद बच जाता है या फिर त्रियांश उसे बचा लेता है उसे, क्योंकि त्रियांश को भी मोना के इरादों के बारे में पता था। पर आज वीर के साथ कोई नहीं था, वो अकेला था, जिसका फायदा मोना अच्छे से उठाना चाहती है। मोना गुस्से का नाटक करते हुए खड़ी होती है और वीर को देख गुस्से से बोलती है, तुम खुद को समझते क्या हो। हाँ मोना के पीछे कितने ही लोग पड़े हुए हैं, मोना उनको भाव नहीं देती है, और जब मोना खुद तुम्हारे पीछे पड़ी है तो तुम कुछ ज्यादा ही इतना रहे हो। इतना बोल के मोना वीर के शराब के ग्लास के पास आती है। वीर उसकी बात सुनकर उसे मजाकिया अंदाज से बोलता है, जो लोग तेरे पास आते हैं वो लोग बेवकूफ़ है, उनकी आंखें खराब है, जो तुझ जैसे बदसूरत लड़की को खूबसूरत समझते हैं। मोना को काफी गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से का घोट पिक उसने जो अंगूठी पहनी थी उसका ऊपर का हिस्सा खोल देती है और वीर की ड्रिंक में उस अंगूठी में रखा गया पाउडर डाल देती है। वीर उसे बात करने में बिजी था, उसका ध्यान नहीं था मोना के हरकतों पर, और मोना भी उसका ध्यान भटकाने के लिए वीर को गुस्सा दिला रही थी। और जब वीर का ध्यान भटक गया था, मोना ने अपना गेम खेल लिया। मोना अपनी अंगूठी के ऊपर के हिस्से को बंद करते हुए वहां से जाने लगती है और ईवल स्माइल करते हुए अपने आप से बोलती है, अब कहाँ जाओगे वीर, आज तुम्हें मेरा बनना ही पड़ेगा, बस एक रात की बात है, मुझे बस एक रात चाहिए तुम्हारे साथ। इतना सब बोलते हुए जाके वीर के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है जहाँ वो पहले बैठी थी। वीर उसे देख अपना चेहरा फेर लेता है और कुछ करने लगता है अपने फोन में, तभी वो सब लोग आते हैं, वो आदमी डील फिक्स करता है, फिर वीर उठकर जाने लगता है। तभी मोना बोलती है, रात तो तुम मेरे साथ बिताओगे नहीं, या तो लिस्ट दो जाम तो पी ही सकते हो ना। वो आदमी भी वीर को बोलता है, शराब पीने को वीर का मन नहीं था, पर फिर भी बैठ जाता है और वही ग्लास लेता है जो उसके सामने था, जिसमें मोना ने ड्रग्स मिला दिया था। वीर उस ग्लास को उठा लेता है और अपने मुंह से लगा कर पी लेता है। मोना उसे वो शराब पीता देखकर अपने मन में बोलती है, अब वीर तुम कुछ नहीं कर सकते हो, जो ड्रग्स मैं तुम्हें दिया है वो काफी खतरनाक ड्रग्स है, उसका थोड़ा सा ही डोज आदमी को पागल कर देता है, ये ड्रग्स सेक्सुअल ड्रग्स है। वीर जब शराब पीता है तब उसे अजीब सा लगता है, वो मोना को देखता है और समझ जाता है कि मोना ने कुछ कांड कर दिया है, क्योंकि वीर माफिया के दुनिया में ही था, उसे सब पता था कि ड्रग्स और शराब में क्या अंतर है। वीर समझ जाता है मोना ने उसे ड्रग्स दिया है, पर कौन सा ड्रग्स दिया
है ये पता नहीं था। वो खड़ा होता है और मोना को देख गुस्से में बोलता है, तुमने ठीक नहीं किया मोना, अब देख मैं क्या करता हूँ, तेरे साथ बहुत शौक है ना मुझसे उलझने का। कि तभी वीर की आंखें बदलने लगती है, उसके अंदर नशा सा चढ़ने लगता है। वो अपनी मुड़ी को जोर से झटक देता है और अपना दांत पिसते हुए मोना को देख बोलता है, कौन सा ड्रग्स दिया है। मोना उसे हंसते हुए देख बोलती है, हाई क्वालिटी का, जिसे सिर्फ लड़की का जिस्म ही शांत कर सकता है। इतना बोल के वो हंसते हुए खड़ी होती है और वीर के पास आती है। वीर उसे अपने पास आता देखकर अपनी कदम पीछे लेता है और उसे देख बोलता है, वीर तुझे कभी भी अपने पास नहीं आने देगा। इतना बोलकर वीर जाने लगता है कि मोना उसका हाथ पकड़ लेती है। एक लड़की के हाथों का स्पर्श पाके वीर के अंदर का ड्रग्स एक्टिवेट होता है। वो अब तेजी से अपना काम करने लगता है। वो ड्रग्स वीर के शरीर में तेजी से फैल रहा था, जिसे वीर खुद को कंट्रोल